अध्याय 11 चौराहे। वे तीनों बेसुध खड़े थे, बेचैनी भरी खामोशी में नीचे देख रहे थे। शिफ्टी के साथ जो हुआ वो चौंकाने वाला तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पचाना मुश्किल था। उनके दिलों में एक अशुभ आशंका घर कर गई थी। अपने साथी के क्षत विक्षत शरीर को देखकर ये सोचना बहुत आसान था कि कहीं उनमें से किसी का भी यही हाल न हो जाए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लगभग 1 मिनट बाद स्कॉलर ने आखिरकार राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है कि आपने उसके पास मौजूद अधिकांश सामान ले लिया। थोड़ा निर्दयी है, लेकिन गलत नहीं, सन्नी ने बूढ़े गुलाम को ध्यान से देखते हुए सोचा। विद्वान ने भौहें चढ़ा ली, यह महसूस करते हुए कि एक दयालु सज्जन होने का उनका मुखौटा एक पल के लिए उतर गया था, और जल्दी से गंभीर स्वर में कहा, आपकी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त। वाह, क्या शानदार प्रदर्शन था। दरअसल सनी को उसके इस परोपकारी कार्य पर जरा भी विश्वास नहीं था। बाहरी इलाके के हर बच्चे को पता था कि जो लोग बिना किसी कारण के दयालुता दिखाते हैं उनसे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। वे या तो मूर्ख होते हैं या राक्षस। स्कॉलर मूर्ख नहीं लग रहा था, इसलिए सनी उससे पहली ही मुलाकात में सतर्क हो गया। वो एक अविश्वासी और निराशावादी व्यक्ति बनकर ही यहां तक पहुंचा था, और अब बदलने का कोई कारण नहीं था। हमें जाना होगा, हीरो ने आखिरी बार नीचे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक रूपता थी, लेकिन सन्नी को उसमें छिपी भावनाओं का गहरा सैलाब महसूस हो रहा था। वो बस यह नहीं बता पा रहा था कि वो भावना क्या थी। विद्वान ने आह भरी और मुंह फेर लिया। सन्नी कुछ और सेकंड तक खून से लथपथ चट्टानों को घूरता रहा। मुझे इतना दोषी क्यों महसूस हो रहा है? वो इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हैरान होकर सोचने लगा। उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। थोड़ा असहज महसूस करते हुए सनी मुड़ा और अपने बचे हुए 2 साथियों के पीछे पीछे चल दिया। बस इसी तरह उन्होंने शिफ्टी को पीछे छोड़ दिया और चढ़ाई जारी रखी। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ पर चढ़ना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि अगर सावधानी न बरती जाए तो संतुलन बिगड़ सकता था, और हर कदम जोखिम भरा लग रहा था। सांस लेने के लिए हवा बहुत कम होती जा रही थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण सनी को चक्कर और मतली महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो वे सब धीरे धीरे दम घुटकर मर रहे हों। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी ऐसी चीज नहीं थी जिसे सिर्फ कोशिश से दूर किया जा सके। ये सूक्ष्म और कष्टदायक दोनों तरह की होती थी, जो शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति की परवाह किए बिना मजबूत और कमजोर दोनों को प्रभावित करती थी। अगर किसी का भाग्य खराब हो तो एक कुलीन एथलीट भी आम राहगीर की तुलना में इससे जल्दी हार मान सकता था। ये बस शरीर की जन्मजात क्षमता और अनुकूलनशीलता का सवाल था। भाग्यशाली लोग हल्के लक्षणों के बाद इससे उबर गए। बाकी लोग कई दिनों या हफ्तों तक अपंग रहे और तरह तरह के कष्टदायी दुष्प्रभावों से पीड़ित रहे। कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो गई। मानो ये सब काफी नहीं था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। गर्म कपड़े और फर भी ठंड से बचाव नहीं कर पा रहे थे। सन्नी को एक साथ बुखार और ठंड दोनों महसूस हो रही थी, और वह अपने जीवन में लिए गए हर उस फैसले को कोस रहा था जिसकी वजह से वो इस अंतहीन बर्फीली ढलान पर आ पहुंचा था। ये पर्वत मनुष्यों के रहने योग्य स्थान नहीं था, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना ही था। कुछ घंटे बीत गए। तमाम मुश्किलों के बावजूद तीनों बचे हुए लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते गए। विद्वान ने जिस पुराने रास्ते की बात की थी वो अब तक कहीं दूर नहीं रहा होगा। कम से कम सन्नी तो यही उम्मीद कर रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे शक होने लगा कि क्या वो रास्ता सच में मौजूद भी था। शायद बूढ़े गुलाम ने झूठ बोला था। शायद वह रास्ता समय के प्रकोप से बहुत पहले ही नष्ट हो गया था। शायद वे उसे जाने से पहले ही चूक गए थे। जब वह निराशा में डूबने ही वाला था तभी उन्हें आखिरकार वह मिल गया। ये रास्ता घिसा पिटा और संकरा था, इतना संकरा कि 2 लोग मुश्किल से साथ साथ चल पाते थे। ये पक्का नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात औजार या जादू से काली चट्टान को काटकर बनाया गया था, जो सोते हुए अजगर की पूंछ की तरह पहाड़ पर ऊपर की ओर घुमावदार रास्ता बनाता था। कहीं कहीं ये बर्फ के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बिल्कुल सपाट था। सन्नी ने अपने जीवन में कभी किसी सपाट चीज को देखकर इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। बिना कुछ कहे स्कॉलर ने अपना बैग नीचे रखा और बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पानी से बाहर निकली मछली की तरह हौंफ रहा था। इसके बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुमसे कहा था। हीरो ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और चारों ओर देखा। कुछ सेकंड बाद वो विजयी दास की ओर मुड़ा। उठो, अभी आराम करने का समय नहीं है। विद्वान ने कुछ बार पलकें झपकाई, फिर विनती भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। बस मुझे कुछ मिनट दीजिए। युवा सिपाही जवाब देने ही वाला था कि सन्नी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हीरो उसकी ओर मुड़ा। यह क्या है? वो चला गया। क्या चला गया? पब फ्यूचर के विज्ञापन? पब फ्यूचर विज्ञापन? सनी ने नीचे की ओर इशारा किया, उस रास्ते की ओर जहां से वे आए थे। शिफ्टी का शव, वो गायब हो गया है।
हीरो कुछ पल तक उसे घूरता रहा। स्पष्ट रूप से वो सनी की बात समझने में नाकाम रहा। ओह ठीक है, उन्हें नहीं पता कि शिफ्टी का नाम शिफ्टी है। ओफ, अजीब बात है। वो समझाना चाहता था, लेकिन विद्वान और नायक दोनों ही उसकी बात समझ चुके थे। साथ ही वे पत्थर के रास्ते के किनारे पर गए और नीचे देखने लगे, उस जगह को खोजने की कोशिश कर रहे थे जहां शिफ्टी की मृत्यु हुई थी। वास्तव में नुकीली चट्टानों पर खून के छींटे अभी भी देखे जा सकते थे, लेकिन शव का कहीं पता नहीं चला। विद्वान सहम कर पीछे हट गया और जितना हो सके किनारे से दूर रेंगने लगा। युवा सैनिक भी पीछे हट गया और सहज ही अपनी तलवार का हैंडल पकड़ लिया। तीनों ने एक दूसरे को तनाव भरी निगाहों से देखा। वे स्पष्ट रूप से शिफ्टी के गायब होने के निहितार्थ को समझ रहे थे। ये राक्षस है, स्कॉलर ने पहले से भी अधिक पीला पड़ते हुए कहा। ये हमारा पीछा कर रहा है। हीरो ने दांत पीस लिए। आप सही कह रहे हैं, और अगर मामला इतना करीबी है तो हमें जल्द ही इससे लड़ना ही पड़ेगा। उस अत्याचारी से लड़ने का विचार जितना भयावह था उतना ही बेतुका भी था, मानो उसने यही कहा हो कि वे सब जल्द ही मर जाएंगे। सन्नी और स्कॉलर दोनों को इस सच्चाई का दर्दनाक एहसास था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ा गुलाम घबराया हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली और धीरे से कहा, आवश्यक रूप से नहीं। हीरो और सनी उसकी ओर ध्यान से सुनने लगे। युवा सैनिक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। व्याख्या करना, यह आता है। विद्वान ने आह भरी। उस दरिंदे ने एक ही दिन में हमारा पीछा करते हुए इतनी दूर तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि दो सबसे संभावित स्थितियां हैं। या तो वह इतना चालाक है कि उसे पता है कि हम कहां जा रहे हैं, या फिर वो खून की गंध का पीछा कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद हीरो ने इस तर्क से सहमत होते हुए सिर हिलाया। बूढ़े गुलाम ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आगे बात जारी रखी। पब फ्यूचर विज्ञापन, चाहे यह एक हो या दूसरा, हम उसे अपने रास्ते से भटका सकते हैं और कुछ समय खरीद सकते हैं। हम इसे कैसे करते हैं? हीरो की आवाज में व्याप्त अर्जेंसी के बावजूद स्कॉलर हिचकिचाया और चुप रहा। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलिए। बूढ़े गुलाम ने फिर आह भरी और धीरे धीरे, मानो अपनी इच्छा के विरुद्ध, उत्तर दिया। सन्नी काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। हमें बस इतना करना होगा कि लड़के को घायल कर दे, उसे रास्ते पर घसीटें, फिर उसे वहीं चारा बनाकर छोड़ दें और खुद ऊपर चले जाएं। उसका बलिदान हमारी जान बचाएगा। सही समय पर, अगर सनी पागल न होता और जाहिर है बुरी तरह डरा हुआ न होता, तो वह मुस्कुरा देता। लगता है उसका अनुमान बिल्कुल सटीक था। पुष्टि हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं जहां सही होने का मतलब राक्षस का चारा बनना भी हो सकता है। उसे स्कॉलर के वे शब्द याद आ गए जो उसने तब कहे थे जब शिफ्टी सन्नी को मरवाने के लिए अभियान चला रहा था। जल्दबाजी मत करो मेरे दोस्त, ये लड़का बाद में काम आ सकता है। ये शब्द, जो तब भले ही सौम्य लग रहे थे, अब कहीं अधिक भयावह अर्थ छिपाए हुए थे। कितना कमीना है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि हीरो स्कॉलर की योजना पर अमल करने का फैसला करेगा या नहीं। युवा सैनिक आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाने लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? उसे खून बहाने से? विद्वान ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में बहुत सरल है। अगर राक्षस को पता चल गया है कि हम कहां जा रहे हैं, तो हमारे पास पहाड़ के दर्रे तक पहुंचने की योजना को छोड़ने और पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर राक्षस खून की गंध का पीछा कर रहा है, तो हमें अपने में से किसी एक को चारा बनाकर उसे गुमराह करना होगा। वो रुका। किसी घायल व्यक्ति को रास्ते में आगे छोड़कर ही हम पीछा करने वालों से बच सकते हैं, चाहे वे किसी भी तरीके से हमारा पीछा कर रहे हों। हीरो बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसकी निगाहें स्कॉलर और सनी के बीच घूम रही थीं। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, आप इतनी घिनौनी बात का प्रस्ताव रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बूढ़े गुलाम ने बड़ी कुशलता से दुखी और उदास दिखने का नाटक किया। बेशक मुझे दुख होता है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम तीनों मर जाएंगे। इस तरह कम से कम लड़के की मौत से दो जानें बच जाएंगी। देवता उसके बलिदान का फल देंगे। वाह, क्या गजब की वाक्पटुता है। मैं तो लगभग खुद ही आश्वस्त हो गया हूं। उस युवक ने अपना मुंह खोला, फिर हिचकिचाते हुए उसे बंद कर दिया। सनी चुपचाप बाकी दो बचे हुए लोगों को देख रहा था और लड़ाई में उन पर जीत हासिल करने की अपनी संभावनाओं का आकलन कर रहा था। स्कॉलर लगभग मर चुका था, इसलिए उसे हराना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन हीरो एक बड़ी चुनौती था। अध्याय 12 खून की गंध। इस समय वो बाधा नीचे की ओर देख रही थी, सन्नी की निगाहों से बच रही थी। उसका हाथ तलवार के हैंडल पर टिका हुआ था। हमेशा की तरह उस युवा गुलाम को हीरो के सुगठित दिमाग में चल रही बातों का कोई अंदाजा नहीं था। अनिश्चितता के कारण वो घबरा रहा था। अंततः कुछ समय बीतने के बाद सैनिक बोला, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। सनी और स्कॉलर दोनों सांस रोककर उसे घूरते रहे। हाँ, तुमने कहा था कि हम दोनों को बचाने के लिए हम में से एक को बलिदान देना होगा। उसे ही क्यों?
जहां तक मैं देख रहा हूं तुम तो मौत के बहुत करीब हो। बहुत बढ़िया सवाल, मैं भी यही पूछने वाला था। सनी ने बूढ़े गुलाम की ओर देखा और अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान को बड़ी मुश्किल से दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा के लिए स्कॉलर के पास पहले से ही जवाब तैयार था। पहले हमले से पहले ही आपके वरिष्ठ अधिकारी के कोड़े से वो खून से लथपथ था। हमले के दौरान वो एक साथी गुलाम के खून से लथपथ हो गया। पिछले मालिक की मृत्यु के बाद उसका लबादा भी खून से भीग गया था। लड़के से पहले ही खून की बदबू आ रही है। उसे जिंदा रखना हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए वो सबसे अच्छा विकल्प है। सनी के चेहरे तक पहुंचने से पहले ही वो मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें और तुम्हारे बड़े दिमाग को धिक्कार है। विद्वान का तर्क बेहद ठोस था। हीरो सुनता रहा, हर शब्द के साथ उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। अंत में उसने सन्नी की ओर देखा, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ये सच है। सनी को लगा जैसे उसका मुंह सूख रहा हो। ठंडे पसीने से उसकी रीढ़ की हड्डी में पसीना दौड़ रहा था। वो तनाव में आ गया, कार्रवाई के लिए तैयार। लेकिन उसी क्षण हीरो मुस्कुराया। तुम्हारा तर्क लगभग अकाट्य है, उसने तलवार निकालते हुए कहा, लेकिन तुम एक बात को नजरअंदाज कर गए। विद्वान ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह क्या हो सकता है? युवा सैनिक उसकी ओर मुड़ा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब उसके चेहरे से घोर, लगभग स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली हत्या की मंशा झलक रही थी। मैं आपको जानता हूं, महाराज। मैं ये भी जानता हूं कि आपने क्या किया है और आप गुलाम कैसे बने। आपके द्वारा किए गए घिनौने अपराधों में से एक भी मुझे आपको जान से मारने के लिए काफी है। इसलिए अगर हम में से कोई बलिदान के योग्य है तो वो आप ही है। विद्वान की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन खून की गंध। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना खून बहाऊंगा कि उस लड़के की बची खुची गंध भी दब जाएगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सन्नी को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। हीरो ने अमानवीय गति से आगे बढ़कर हमला किया। एक पल में ही स्कॉलर जमीन पर चीख रहा था। युवा सैनिक की तलवार के एक ही वार से उसका पैर टूट गया था। उसे संभलने का मौका दिए बिना हीरो ने उसके दूसरे पैर पर भी जोर से वार किया और हड्डियों के टूटने की एक भयानक आवाज साफ सुनाई दी। चीख एक सिसकते हुए विलाप में बदल गई। बस इसी तरह स्कॉलर का खेल खत्म हो गया। हीरो के क्रूर कृत्य उसके सामान्य शालीन व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थे, जिसे देखकर सन्नी की रगों में खून जम गया। ये डरावना था। सिपाही ने उसे शांत भाव से देखा और शांत स्वर में कहा, मेरा यहीं इंतजार करो। फिर उसने बूढ़े गुलाम को पकड़ा और उसे घसीटते हुए रास्ते पर ले गया और जल्द ही एक चट्टान के पीछे गायब हो गया। कुछ मिनटों बाद हवा में भयानक चीखें गूंजने लगी। पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी कांपते हुए अकेला रह गया। अरे बाप रे, ये तो हद से ज्यादा है। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्कॉलर की मौत इतनी अचानक और इतनी बेरहमी से कैसे हो गई। कुछ समय बाद हीरो वापस आ गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यही सामान्य व्यवहार सनी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। विद्वान के थैले की सामग्री को छांटने और उसमें से अधिकांश लकड़ियों को बाहर फेंकने के बाद युवा सैनिक ने उसे अपने कंधे पर रखा और लापरवाही से युवा गुलाम की ओर मुड़ा। चलो चलते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। समझ न आने पर सनी ने सिर हिलाकर उसे इशारा किया और आगे बढ़ गई। अब उनमें से केवल दो ही बचे थे। ये कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण था, लेकिन सन्नी को अचानक अकेलापन महसूस होने लगा। पत्थर के रास्ते पर चलना पहाड़ की दीवार चढ़ने से कहीं ज्यादा आसान था। उसके पास फालतू के विचारों के लिए भी समय था। सन्नी पर उदासी की एक अजीब सी भावना छा गई। किसी तरह उसे लगने लगा कि इस बुरे सपने का अंत, चाहे जो भी हो, अब ज्यादा दूर नहीं है। हीरो के बोलने से पहले वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोषी महसूस मत करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह फैसला मेरा था और सिर्फ मेरा ही था। वो युवक कुछ कदम आगे था, इसलिए सनी उसका चेहरा नहीं देख पाए। इसके अलावा अगर आपको इस आदमी के गुनाहों के बारे में पता होता तो बेहतर यही होता कि आपको पता न होता। बस मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं कहता हूं कि उसे मारना न्याय का कार्य था। मुझे आश्चर्य है कि हम दोनों में से किसे अपराधबोध हो रहा है। ये लोग हमेशा अपने कार्यों को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश करते रहते हैं, सबसे घिनौने काम करते हुए भी नेकी का भ्रम बनाए रखने के लिए बेताब रहते हैं। सनी को ये पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं था। पब फ्यूचर विज्ञापन। कोई जवाब न मिलने पर हीरो मुस्कुराया। आपको बात करना पसंद नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चुप्पी सोने के समान है। उसके बाद उन्होंने दोबारा बात नहीं की। दोनों अपने अपने विचारों में मग्न थे। सूर्य अस्त हो रहा था, मानो पूरी दुनिया लाल रंग के लाखों रंगों में रंग रही हो। इतनी ऊंचाई पर हवा स्वच्छ और ताजी थी, जिसमें लाल रंग की किरणें बिखरी हुई थी। नीचे गहरे लाल रंग के बादलों का एक विशाल सागर धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा था। तारे और चंद्रमा लाल आकाश में धीरे धीरे दिखाई देने लगे थे।
ये बहुत ही सुंदर था। हालांकि सनी केवल यही सोच रही थी कि सूरज पूरी तरह से डूब जाने के बाद कितनी ठंड हो जाएगी। इससे पहले कि ऐसा होता, हीरो ने उनके लिए एक आश्रय ढूंढ लिया था। रास्ते से कुछ ही दूरी पर, कुछ ऊंची चट्टानों के पीछे, पहाड़ की ढलान में एक सनकरी दरार छिपी हुई थी। तेज हवा से सुरक्षित पाकर वे खुश हुए और दरार में घुसकर एक छोटी, अच्छी तरह से छिपी हुई गुफा में पहुंच गए। सनी ने लकड़ियों के गट्ठे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हीरो ने सिर हिलाकर उसे रोक दिया। आज हम बिना आग जलाए ही डेरा डालेंगे, जानवर बहुत करीब है। बिना गर्म लपटों के साथ कैंपिंग करना सुखद तो नहीं होने वाला था, लेकिन कम से कम वे गुफा के अंदर ठंड से जमकर मरने वाले तो नहीं थे। वैसे भी दूसरा विकल्प बहुत डरावना था। सनी गुफा की दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। हीरो उसके सामने उदास और सोच में डूबा हुआ बैठ गया। वो स्पष्ट रूप से अजीब मनोदशा में था। कम से कम इस बात से तो ये स्पष्ट था कि आज पहली बार उस युवा सैनिक ने शिविर लगाने के बाद अपनी तलवार की देखभाल नहीं की थी। जल्द ही सूरज डूब गया और उनकी छोटी गुफा पूरी तरह अंधेरी हो गई। सन्नी को तो अभी भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, वहीं हीरो पूरी तरह से अंधा हो चुका था। अंधेरे में उसका सुंदर चेहरा नेक और किसी कारणवश उदास लग रहा था। सन्नी उसे निहार रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद हीरो अचानक धीमी आवाज में बोला, पता है, ये अजीब बात है। आमतौर पर मैं घोर अंधेरे में भी किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम बस एक परछाई हो। उसके जवाब में केवल मौन ही था, जिस पर वो मुस्कुराया। सो गया क्या? सवाल अंधेरे में गूंज उठा। सनी, जिसने हीरो से कभी बात नहीं की थी, सिवाय बहुत जरूरी होने पर ही, और तब भी ज्यादा से ज्यादा कुछ ही शब्दों में, अब उनके बीच एक अजीब सी आत्मीयता महसूस कर रहा था। इसीलिए उसने बात करने का फैसला किया। शायद अंधेरे ने उसे हिम्मत दी। इसके अलावा एक अवसर भी था। क्यों? क्या तुम मुझे मारने से पहले मेरे सो जाने का इंतजार कर रहे हो, या तुम मुझे सुबह मारोगे? अध्याय 13 सत्य का क्षण। हीरो के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। लगभग 1 मिनट तक गहरी चुप्पी छाई रही, फिर आखिरकार उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैं यह आपके सोते समय कर दूं, तो आपको कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। उसकी जानकारी के बिना सनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। युवा सैनिक के होठों से एक लंबी आह निकली। उसने अपनी पीठ गुफा की दीवार से टिका ली और अभी भी ऊपर नहीं देखा। मुझे आपसे क्षमा की उम्मीद नहीं है, इस पाप का बोझ भी मुझे ही उठाना होगा, लेकिन कृपया यदि आप कर सकें तो मुझे समझने की कोशिश करें। अगर हालात अलग होते तो मैं खुशी खुशी उस राक्षस का सामना कर लेता ताकि आप बच सकें, लेकिन मेरा जीवन केवल मेरा नहीं है। एक ऐसा कर्तव्य है जिसे पूरा करने की मैंने शपथ ली है। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, मैं मरने नहीं दे सकता। सनी हंस पड़ी। तुम लोग देखो तो सही, मुझे जान से मारने की योजना बना रहे हो और फिर भी बहाना बनाने पर तुले हो। कितनी चालाकी है। मुझे तुम जैसे पाखंडी सबसे ज्यादा नापसंद है। एक बार तो सच बोलो, ये सब बकवास बंद करो। सीधे सीधे कह दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि ये आसान है। मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। हीरो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। मुझे खेद है, मुझे पता था कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसमें समझने वाली क्या बात है? सनी आगे की ओर झुका, उसके रगों में गुस्सा दौड़ रहा था। मुझे बताओ, मुझे क्यों मरना होगा? युवा सैनिक ने आखिरकार ऊपर देखा। हालांकि वो अंधेरे में ठीक से देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसने अपना चेहरा सन्नी की आवाज की दिशा में घुमाया। वो आदमी एक खलनायक था, लेकिन वो सही भी था। खून की गंध इतनी तीव्र होती है कि वो दरिंदे को आकर्षित कर लेती है। तुम मुझे जाने दो, तुम्हें पता है, हम अलग हो जाएंगे। उसके बाद चाहे वो राक्षस मुझे ढूंढ पाए या नहीं, ये तुम्हारी समस्या नहीं होगी। हीरो ने अपना सिर हिलाया। उस प्राणी के मुंह में मरना बहुत ही क्रूर नियति है। बेहतर होगा कि मैं खुद ही मर जाऊं। आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आप कितने महान हैं। सनी निराश होकर पीछे झुक गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, जानते हो, जब मैं यहाँ आया था तो मैं मरने के लिए तैयार था। आखिर इस पूरी दुनिया में, बल्कि 2 दुनियाओं में, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे इस बात की परवाह हो कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। मेरे जाने के बाद कोई दुखी नहीं होगा। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि मैं कभी था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन कुछ ही पलों में वो उदासी गायब हो गई और उसकी जगह खुशी के भाव आ गए। लेकिन फिर मैंने अपना मन बदल लिया। रास्ते में कहीं मैंने जीवित रहने का फैसला किया। मुझे हर हाल में जीवित रहना है। हीरो ने उसे सोच विचार भरी नजरों से देखा। एक ऐसा जीवन जीना जो यादगार रहे। सनी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक दिखाई दी। नहीं, तुम सबको सबक सिखाने के लिए। युवा सैनिक कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर उसने इस उत्तर को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। वह खड़ा हो गया।
चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी कर दूंगा। क्या तुम हद से ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? शायद मैं ही तुम्हें मार डालूं। हीरो ने अपना सिर हिलाया। मुझे शक है कि। लेकिन अगले ही पल वो लड़खड़ाकर एक घुटने पर गिर पड़ा। युवक का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और दर्द भरी कराह के साथ उसने अचानक खून की उल्टी कर दी। सनी के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अंत में तारांकन। अंत में हीरो घुटनों के बल खड़ा था, उसके चेहरे का निचला हिस्सा खून से सना हुआ था। वो अचंभित होकर अपने हाथों को घूर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। ये कैसा जादू है? बड़ी बड़ी आंखों और पीले पड़े चेहरे के साथ वो सनी की ओर मुड़ा। क्या क्या वो चोर सही था? क्या तुमने हम पर छाया देवता का श्राप डाला है? सनी ने आह भरी। काश मुझ में दैवीय श्राप देने की क्षमता होती, लेकिन नहीं। सच कहूं तो मुझ में कोई क्षमता ही नहीं है। तो फिर कैसे? उस युवा गुलाम ने कंधे उचका दिए। इसीलिए मैंने तुम सबको जहर दिया। हीरो चौंक गया और उसके शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। क्या, जब तानाशाह ने पहली बार हमला किया तो तुमने मुझे पानी की तलाश में भेजा? मरे हुए सैनिकों के फ्लास्क इकट्ठा करते समय मैंने हर एक में ब्लडबेन का रस निचोड़ दिया, सिवाय अपने खुद के। बेशक इतना नहीं कि उसका स्वाद चख सकूं, लेकिन इतना जरूर कि जो भी उससे पिए वह धीरे धीरे मर जाए। सैनिक ने दर्द से कराहते हुए दांत भींचे। अचानक उसके चेहरे पर एक एहसास प्रकट हुआ। इसलिए बाकी दोनों की हालत इतनी खराब थी। सनी ने सिर हिलाया। शिफ्टी ने सबसे ज्यादा शराब पी थी, इसलिए उसकी हालत सबसे तेजी से बिगड़ी। स्कॉला भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला था, लेकिन जहर का असर होने से पहले ही तुमने उसे मार डाला। लेकिन तुम पर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लडबेन का कोई असर ही नहीं हुआ हो। मुझे सच में चिंता होने लगी थी। हीरो का चेहरा उदास हो गया। मैं समझ गया, मुझे समझ आ गया। उसने कुछ देर सोचा, फिर आश्चर्य से सनी की ओर देखा। लेकिन उस समय आपको पता नहीं था कि हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। सनी बस हंस पड़ी। अरे रहने दो, ये तो स्पष्ट था। शिफ्टी तो जूतों की एक जोड़ी के लिए किसी की जान भी ले सकता था। स्कॉला तो भेस बदले भेड़िए जैसा था। लोग अच्छे हालात में भी स्वार्थी और क्रूर हो जाते हैं। क्या मुझे यह मानना चाहिए था कि जब मुझे निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा तो वे दोनों मेरे साथ कुछ भयानक नहीं करेंगे? हीरो ने और खून थूका। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम। सन्नी के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। तुम तो उनमें सबसे बुरे हो। क्यों? सनी ने उसकी तरफ देखा और आगे की ओर झुक गई। मैंने अपने छोटे से जीवन में शायद ज्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज से हास्य का कोई निशान नहीं बचा था। अब केवल निर्मम घृणा और तिरस्कार ही शेष था। सनी का चेहरा कठोर हो गया और उसने थूका। उस गुलाम से ज्यादा दयनीय कुछ नहीं होता जो अपने मालिक पर भरोसा करने लगता है। ये शब्द सुनकर हीरो ने अपना सिर नीचे कर लिया। अच्छा ऐसा है। फिर अचानक वो हंस पड़ा। तुम बड़े ही दुष्ट और बदमाश हो, है ना? सनी ने अपनी आंखें घुमाई। अशिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हीरो उसकी बात नहीं सुन रहा था। अच्छा, यह अच्छी बात है। मेरा अंतरात्मा शांत हो जाएगा। युवा गुलाम ने झुंझलाहट में आह भरी। क्या बड़बड़ा रहे हो? बस मर जाओ। प्रचारित सामग्री यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। अधिक 183 4661 डेलेना का वो दृश्य जिसने 10,000 फैन फिक्शन की शुरुआत की। अधिक 373 93 124 आपका वजन कम हो गया था, फिर वो वापस क्यों बढ़ जाता है? अधिक 247 6282 हीरो मुस्कुराया और अचानक उसे घूरने लगा। किसी तरह अब वो उतना बीमार नहीं लग रहा था। देखो, अगर मैं एक सामान्य इंसान होता तो वह योजना कामयाब हो जाती, लेकिन अफसोस, मेरी आत्मा का मूल तत्व बहुत पहले ही जागृत हो चुका है। मैंने अनगिनत दुश्मनों को मार गिराया है और उनकी शक्ति को आत्मसात कर लिया है। ब्लडबेन का जहर, चाहे कितना भी अप्रिय क्यों ना हो, मुझे कभी नहीं मार सकता। बकवास। सनी ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किसी चीज ने उसकी पीठ पर जोर से वार किया, जिससे उसका शरीर चट्टान की दीवार से जा टकराया। चीखते हुए उसे अपनी बाईं तरफ तेज दर्द महसूस हुआ। गुफा से बाहर लुढ़कते हुए सनी ने अपना सीना पकड़ा, फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और संकरी दरार से निकलने की कोशिश में भागने लगा। वो किसी तरह पुराने रास्ते तक पहुंचने में कामयाब हो गया और अंततः उसे रात के आकाश में चमकते तारे और धुंधला चांद दिखाई देने लगा, लेकिन वो इससे आगे नहीं जा सका। रुकना। जैसे ही उसके पीछे से ठंडी आवाज आई, सन्नी जम गया। अगर हीरो के पास सचमुच जागृत आत्मा का सार था, तो उसके पास उससे बचने का कोई मौका नहीं था। लड़ाई में तो उसके पास बिल्कुल भी मौका नहीं था। मुड़ो। युवा गुलाम आज्ञाकारी भाव से मुड़ा और अपने हाथ ऊपर उठा लिए।
उसने हीरो की ओर देखा, जो अपनी आंखों में नाखुशी का भाव लिए अपने चेहरे से खून पोंछ रहा था। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और कड़ाके की ठंड में कांपते रहे। क्या ये सब इसके लायक था? कोई बात नहीं। इन सब के बावजूद मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा। मैं इसे जल्दी पूरा करूंगा। सिपाही ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ अंतिम शब्द है? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी चांदी की घंटी प्रकट हुई। हीरो ने भौहें चढ़ाईं। तुमने वो चीज कहाँ छिपा रखी थी? सनी ने घंटी बजाई। एक सुंदर स्पष्ट ध्वनि पहाड़ पर गूंज उठी और रात को एक मनमोहक धुन से भर दिया। तुम क्या कर रहे हो? रुको। युवा गुलाम ने आज्ञा का पालन करते हुए रुक गया। क्या था? हीरो की अचंभित आंखों के ठीक सामने चांदी की घंटी हवा में गायब हो गई। उसने सन्नी की ओर देखा। वो अचंभित और संदेह से भरा हुआ था। बताओ, तुमने अभी क्या किया? लेकिन सन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल गुफा से भागने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। इस समय तो वह सांस भी नहीं ले रहा था। दूसरी ओर हीरो लगातार बोलता रहा, मुझे अभी बता दो वरना तुम्हें पछतावा होगा। उसने तेवर चढ़ाए। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? कांपता हुआ लड़का बस चुपचाप उसे देखता रहा। नहीं, वो अपने पीछे के अंधेरे में घूर रहा था। हीरो की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? अध्याय 14 परछाइयों का बच्चा। सनी के पास एक आखिरी हताशा भरा दांव खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सीधे मुकाबले में दुश्मन के सामने उसका कोई चांस नहीं था, कम से कम बिना किसी फायदे के तो बिल्कुल नहीं। ब्लडबेन जहर उसका छुपा हुआ हथियार माना जा रहा था, लेकिन वो लगभग बेकार ही निकला। अंधेरे में देख पाने की क्षमता भी कुछ खास काम नहीं आई। किसी तरह हीरो बिना किसी रोशनी के भी अपने आसपास की स्थिति को भांप लेता था। सन्नी को नहीं पता था कि वह अपनी सुनने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था या किसी जादुई शक्ति का। वैसे भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे गुफा से बाहर निकलकर चांदनी रात में खड़े थे। अब उसके पास केवल एक ही फायदा बचा था। वह ये जानता था कि अत्याचारी अंधा है, जबकि हीरो को ये पता नहीं था। हालांकि इस जानकारी पर अमल करना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो और क्या कर सकता था? इसीलिए उसने यथासंभव चुप रहने की कोशिश की और चांदी की घंटी बजाई। अगर वर्णन झूठ नहीं है तो उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दे सकती थी। यकीनन तानाशाह भी उसे सुन रहा होगा। अब सन्नी को बस चुप रहना था, समय गुजारना था और उम्मीद करनी थी कि राक्षस आ जाएगा। ऐसा करते करते हीरो की हैरानी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। मुझे अभी बता दो वरना तुम्हें पछतावा होगा। उसकी आवाज बेहद धमकी भरी थी। फिर भी युवा गुलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ठंड से कांप रहा था और सीने में हो रहे तेज दर्द के बावजूद कराहने की कोशिश नहीं कर रहा था। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन सन्नी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने अपनी सांस रोक ली और भयभीत होकर देखता रहा। जब हीरो के पीछे वही जानी पहचानी विशालकाय आकृति प्रकट हुई, उसकी सांसें फूल रही थीं और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे डर था कि कहीं वो अंधा अत्याचारी उसे सुन न ले। लेकिन बेशक ये हीरो की आवाज से तेज नहीं हो सकती थी, जो अभी भी बोल रहा था और खुद को इस पहाड़ पर शोर का एकमात्र स्रोत बना रहा था। अंतिम क्षण में युवा सैनिक की आंखों में समझदारी की एक झलक दिखाई दी। वो मुड़ने लगा। उसकी तलवार बिजली की गति से ऊपर उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और उसे लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। हड्डियों के पंजे कवच पर रगड़ते हुए उसे फाड़ रहे थे। पर्वत राजा हीरो को पीछे घसीटता रहा, अपनी कलाई में धसी तलवार पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके खुले मुंह से गाढ़ा लार बह रहा था। भय से व्याकुल सन्नी ने धीरे से उनकी ओर पीठ फेर ली और पुराने घुमावदार रास्ते पर कुछ कदम बढ़ाए। फिर वो तेजी से भाग निकला, जितनी तेजी से वह भाग सकता था। उसके पीछे एक बेबस चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। फिर एक भूखी दहाड़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि हीरो बिना लड़ाई के हार नहीं मानेगा, भले ही उसका भाग्य पहले से ही तय हो चुका था। लेकिन सनी को कोई परवाह नहीं थी। वो भाग रहा था, ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था। मुझे माफ करना हीरो, उसने मन ही मन सोचा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं झूठा हूं। इसलिए जाओ और खुद ही मर जाओ। तारांकन तेज हवाओं के बीच एक अकेला अंधेरा पहाड़ शान से खड़ा था। ऊबड़ खाबड़ और भव्य ये पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियों को बौना बना देता था और अपनी नुकीली किनारों से रात के आकाश को चीरता हुआ प्रतीत होता था। एक चमकीला चांद इसकी ढलानों को रहस्यमयी रोशनी से नहला रहा था। उस प्रकाश में पीली त्वचा और काले बालों वाला एक युवक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। हालांकि उसका रूप उस दृश्य की भव्यता से मेल नहीं खाता था। घायल और लड़खड़ाता हुआ वो दयनीय और कमजोर दिख रहा था। वो युवक चलता फिरता मुर्दा जैसा लग रहा था। उसकी खुरदरी कमीज और लबादा फटे हुए थे और खून से सने हुए थे। उसकी धसी हुई आंखें धुंधली और बेजान थीं।
उसका शरीर चोटों, घावों और खरोंचों से भरा था। उसके होठों पर खून के झाग के धब्बे थे। वो झुका हुआ था और अपनी छाती के बाईं ओर को थामे हुए था। हर कदम पर वह कराह रहा था। उसकी उखड़ी हुई सांसें दांत भींचकर मुश्किल से निकल रही थी। सनी के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे ठंड लग रही थी। बहुत ज्यादा ठंड है। वो बस बर्फ में लेटकर सो जाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वो चलता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि शिखर पर पहुंचते ही दुस्वप्न का अंत हो जाएगा। एक कदम, एक कदम, एक और कदम। आखिरकार वो सफल हो गया। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ से ढका हुआ एक विशाल समतल चट्टानी इलाका था। उसके केंद्र में चांदनी से जगमगाता हुआ एक भव्य मंदिर खड़ा था। उसके विशाल स्तंभ और दीवारें काले संगमरमर से तराशी गई थीं, और उसके अग्रभाग और चौड़ी पट्टी पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई थी। सुंदर और विस्मयकारी, ये किसी अंधकार में देवता के महल जैसा प्रतीत होता था। कम से कम एक समय तो ऐसा ही था। अब मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। काले पत्थरों पर दरारें और छेद पड़ गए थे। छत के कुछ हिस्से गिर गए थे, जिससे बर्फ और हिमपात अंदर आ रहा था। इसके ऊंचे द्वार टूटे हुए थे, मानो किसी दैत्य के हाथ से चकनाचूर कर दिए गए हों। फिर भी सनी संतुष्ट थी। तुम्हें ढूंढ लिया, उसने कर्कश आवाज में कहा। अपनी बची खुची ताकत समेटते हुए वो युवा गुलाम धीरे धीरे लंगड़ाते हुए खंडहर हो चुके मंदिर की ओर बढ़ा। उसके विचार उलझे हुए और भ्रमित थे। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन, देखो ये हीरो। उसने सोचा, एक पल के लिए ये भूलकर कि हीरो तो पहले ही मर चुका था। मैंने कर दिखाया। तुम ताकतवर और निर्दयी थे, और मैं कमजोर और डरपोक। फिर भी अब तुम एक लाश हो, और मैं अभी भी जिंदा हूं। है ना मजेदार? वह लड़खड़ाया और दर्द से कराह उठा। उसकी टूटी पसलियों के किनारे उसके फेफड़ों में और गहरे धंसते जा रहे थे। उसके मुंह से खून टपक रहा था। चाहे वो मरा हो या नहीं, हीरो ने अपने एक ही वार से उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। दरअसल ऐसा नहीं है। तुममें से किसी को भी निर्दयता के बारे में क्या पता है, बेचारे मूर्ख। जिस दुनिया से मैं आती हूँ, वहां लोगों के पास क्रूरता को कला में बदलने के लिए हजारों साल थे, और उस सारी क्रूरता का शिकार होने के नाते क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा क्रूरता के बारे में जानती हूँ? वो मंदिर के करीब पहुंच रहा था। सच कहूं तो तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। रुको, मैं क्या सोच रहा था? एक पल बाद ही वो सब कुछ भूल चुका था। बस दर्द था, अंधेरा मंदिर था, और सोने की प्रबल इच्छा थी। इसके झांसे में मत आओ, ये सिर्फ हाइपोथर्मिया है। अगर तुम सो गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अंततः सन्नी काले मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। वो चढ़ने लगा। उसे आसपास बिखरी हजारों हड्डियों का ध्यान नहीं गया। ये हड्डियां कभी मनुष्यों और राक्षसों दोनों की थीं। इन सभी को मंदिर के आसपास मंडरा रहे अदृश्य रक्षकों ने मार डाला था। जैसे ही सनी सीढ़ियां चढ़ रहा था, एक निराकार रक्षक उसके पास आया। वो उस अपवित्र व्यक्ति के सीने में सुलग रही जीवन की लौ को बुझाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी रुक गया, क्योंकि उसे सनी की आत्मा से एक हल्की, अपरिचित सी जानी पहचानी सुगंध महसूस हुई। दिव्यता की सुगंध। दुखी और अकेला, रक्षक एक तरफ हट गया और सनी को आगे जाने दिया। वो बेखबर होकर मंदिर में प्रवेश कर गया। सनी ने खुद को एक भव्य हॉल में पाया। आंशिक रूप से ढही हुई छत के छेदों से चांदनी की किरणें छनकर आ रही थीं। चांदी जैसी रोशनी के इन गोलों के चारों ओर गहरी परछाइयां मंडरा रही थीं, मानो उन्हें छूने की हिम्मत न कर रही हो। फर्श बर्फ और पाले से ढका हुआ था। हॉल के बिल्कुल आखिरी छोर पर काले संगमरमर के एक ही टुकड़े से तराशी गई एक विशाल वेदी थी। मंदिर के अंदर यही एक चीज थी जिस पर बर्फ का कोई असर नहीं हुआ था। यहां आने का अपना मकसद भूलकर सनी वेदी की ओर चल पड़ा। वो बस सोना चाहता था। वेदी सूखी, साफ और पलंग जितनी चौड़ी थी। सन्नी उस पर चढ़ गया और लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाला है। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। सनी ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर से अचानक आए एक तेज आवाज ने उसे रोक दिया। उसने जरा भी उत्सुकता दिखाए बिना ही अपना सिर घुमाकर देखा। अगर वो इतना ठंडा, थका हुआ और उदासीन न होता, तो जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठती। माउंटेन किंग वहां खड़ा था, अपनी 5 अंधी आंखों से उसे घूर रहा था। वो अब भी विशालकाय, भयानक और घिनौना था। उसकी त्वचा के नीचे कीड़े जैसी आकृतियां अब भी तेजी से हिल रही थीं। वो हवा को सूंघ रहा था और लार टपका रहा था। फिर उसने अपना मुंह खोला और आगे बढ़ा, धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत टांगें किसकी हैं, जानिए? आपका वजन कम हो गया था, फिर वो वापस क्यों बढ़ जाता है? अवास्तविक अकशेरुकी जीव जो आपके सपनों में भी घुस जाएंगे। कितना बदसूरत कमीना है, सन्नी ने सोचा और अचानक अपना सीना पकड़ लिया और दर्दनाक खांसी के दौरे से तड़पने लगा। उसके मुंह से खून से सना झाग निकला और वेदी पर गिरा। हालांकि काले संगमरमर ने उसे तुरंत सोख लिया।
एक क्षण बाद ये पहले की तरह बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। वो अत्याचारी जीव सन्नी के पास पहुंचने ही वाला था। वो उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ फैला रहा था। मुझे लगता है कि यही अंत है, उसने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए सोचा। लेकिन आखिरी क्षण में अचानक अंधेरे मंदिर में मंत्र की आवाज गूंज उठी। तुमने स्वयं को देवताओं को बलिदान के रूप में अर्पित किया है। देवता मर चुके हैं और वे तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। आपकी आत्मा में दैवीयता की छाप है, तुम मंदिर के दास हो। छाया देवता अपनी शाश्वत नींद से जाग उठा। वो मृत्यु के पार से आशीर्वाद भेजता है। छायाओं के बच्चे, अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। सन्नी की विस्मय भरी आंखों के सामने विशाल हॉल में व्याप्त परछाइयां अचानक हिल उठी, मानो जीवित हो उठी हो। अंधकार की लताएं तेजी से आगे बढ़ी और माउंटेन किंग के हाथों और पैरों को जकड़ लिया। शक्तिशाली अत्याचारी छटपटाने लगा, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह एक देवता की शक्ति का सामना कैसे कर सकता था? परछाइयों ने माउंटेन किंग को अलग अलग दिशाओं में खींचते हुए पीछे धकेल दिया। अत्याचारी ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली। अगले ही पल उसका शरीर फट गया, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। खून, आंतें और कटे हुए अंग लाल रंग की धारा की तरह जमीन पर गिर पड़े। बस पल भर में वो भयानक प्राणी मर गया। सनी ने पलकें झपकाई। एक बार फिर वो खंडहर हो चुके मंदिर में अकेला था। विशाल हॉल अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। और फिर मंत्र ने फुसफुसाते हुए कहा, हे पर्वत राजा, तुमने एक जागृत अत्याचारी का वध किया है। जागो, सूर्यविहीन, तुम्हारा बुरा सपना खत्म हो गया है। मूल्यांकन की तैयारी करें, मूल्यांकन की तैयारी करें। सनी ने खुद को सपने और हकीकत के बीच की एक जगह में पाया। यह अनगिनत तारों से जगमगाता एक अंतहीन काला शून्य था। उन तारों के बीच चांदी की रोशनी की अनगिनत लड़ियां एक खूबसूरत और अविश्वसनीय रूप से जटिल जाल में बुनी हुई थी, जो विभिन्न केंद्र और तारामंडल बना रही थी। ये सचमुच मनमोहक था। किसी तरह सन्नी को समझ आ गया कि वह नाइटमेयर स्पेल की आंतरिक कार्यप्रणाली देख रहा है। उसे ये भी लगा कि यह किसी खगोलीय तंत्रिका नेटवर्क जैसा दिखता है। अगर ऐसा है तो क्या स्पेल जीवित है? यह एक ऐसा सवाल था जो पिछले कुछ दशकों से अनगिनत लोग खुद से पूछ रहे थे। उन्हें जो सबसे अच्छा जवाब मिला था वह ये था कि इसका कोई हल नहीं था। स्पेल न तो जीवित था, न ही मृत, न तो सजीव था, न ही निर्जीव। यह एक प्राणी से अधिक एक कार्य था। लेकिन सनी दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने के मूड में नहीं था। वो बेसब्री से अपने वरदान की प्रतीक्षा कर रहा था। स्पेल अभी भी उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा था। हालांकि पहले पुरस्कार का इससे कोई लेना देना नहीं था। आपको एक स्मृति प्राप्त हुई है, कठपुतली कलाकार का कफन। हाँ, सनी बेहद खुश था। वो खुशी से नाचने को बेताब था। वह स्मृति पर्वत राजा की थी, जो एक जागृत अत्याचारी था, जिसका अर्थ था कि वह स्मृति स्वयं जागृत श्रेणी की थी। उसे प्राप्त करना उसके लिए अविश्वसनीय सौभाग्य की बात थी। इस मंत्र में हर चीज के 7 स्तर थे। शक्ति के बढ़ते क्रम में ये स्तर थे: सुप्त, जागृत, उन्नत, पालौकिक, सर्वोच्च, पवित्र और दिव्य। दुस्वप्न प्राणियों को छोड़कर, जिन्हें सुप्त, जागृत, पतित, भ्रष्ट, महान, शापित और अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्पेल के नजरिए से सन्नी एक सुप्त मानव था। उसकी आत्मा के मूल से भी उच्च स्तर की स्मृति होना स्वप्नलोक में प्रवेश करने पर उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति के अंतर को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वो कठपुतली कलाकार के कफन को देखना चाहता था, लेकिन अब समय नहीं था। मंत्र का मूल्यांकन पूरा हो चुका था। इस शून्य में उसकी आवाज अब कोमल और परिचित नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा हो। सन्नी ने अपनी सांस रोककर सुनना शुरू किया। आकांक्षी, आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है। एक अनाम दास ने काले पर्वत पर चढ़ाई की। उसके हाथों वीर और राक्षस दोनों ही मारे गए। फिर भी वह अविचलित होकर एक लंबे समय से भुला दिए गए देवता के खंडहर मंदिर में प्रवेश किया और पवित्र वेदी पर अपना रक्त बहा दिया। देवता मर चुके थे, फिर भी उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी। आपने एक सुप्त राक्षस को पराजित किया है, पर्वत राजा का लावा। आपने 3 निष्क्रिय मनुष्यों को पराजित किया है, जिनके नाम अज्ञात है। आपने एक जागृत मानव, 9 देवताओं के औरों को पराजित किया है। आपने एक जागृत अत्याचारी, पर्वत राजा को पराजित किया है। आपको छाया देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। अंतिम मूल्यांकन शानदार, तुम्हारी धूर्तता की कोई सीमा नहीं है। सन्नी के लिए वो आखिरी हिस्सा वास्तव में जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्पेल से मिली प्रशंसा से काफी संतुष्ट था। उसे लग रहा था कि उसके एस्पेक्ट को अवेक्ट या यहां तक कि असेंडेड एस्पेक्ट में विकसित करने की संभावना काफी अधिक है। उसकी समग्र शक्ति अभी भी उसकी आत्मा के मूल के स्तर पर निर्भर थी, जो काफी बाद तक निष्क्रिय रहेगा, लेकिन स्वयं पहलू का स्तर उसकी समग्र क्षमता के लिए चमत्कार कर सकता है।
सूर्यविहीन स्वप्नदृष्टा, अपना वरदान प्राप्त करो। अब वो आकांक्षी नहीं रहा। सनी मुस्कुराया, तुम्हें एक सच्चा नाम दिया गया है, प्रकाश से विमुक्त। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन, उसका मुंह खुला रह गया। एक असली नाम, उसे एक असली नाम मिल गया था। सन्नी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने कम चुने लोगों में से एक बनकर यह उपलब्धि हासिल करेगा, और वो भी अपने पहले ही बुरे सपने में। यहाँ तक कि सभी संत भी इस बात का दावा नहीं कर सकते थे। अब वो एक विशिष्ट सदस्य था, सचमुच सर्वश्रेष्ठ। वह अमीर बनने वाला था, लेकिन पुरस्कार मिलते ही रहे। आपका पहलू विकसित होने के लिए तैयार है, पहलू को विकसित करें। ये किस तरह का सवाल है? सनी ने उंगलियां क्रॉस करके हाँ कहा। डोमेंट एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव विकसित हो रहा है। नया पहलू हासिल किया गया। पहलू श्रेणी दिव्य। सनी गिर गया। पहलू का नाम छाया दास, तारांकन दिव्य। ये दिव्य है। सन्नी घुटनों के बल खड़ा था, स्तब्ध। सदमा इतना गहरा था कि एक पल के लिए उसने अपने अंगों पर से सारा नियंत्रण खो दिया और गिर पड़ा। इसमें दिव्य लिखा था, है ना? प्रचारित सामग्री। सभी लोग उनके शानदार प्रदर्शन को निहार रहे थे। अधिक 590-148-197 डेलेना का वो दृश्य जिसने 10,000 फैन फिक्शन की शुरुआत की। अधिक 630-158-210 फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत टांगें किसकी हैं, जानिए। अधिक 488-122-163 उसने कांपते हुए हाथ से अपनी आंखें मली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जाग रहा है, या यूं कहें कि होश में है, क्योंकि तकनीकी रूप से वो अभी भी पुलिस स्टेशन के भूमिगत तहखाने में सो रहा था। इन सभी शब्दावलियों से भ्रमित होकर सनी ने चुपचाप रून का आह्वान किया और अपने स्वरूप का वर्णन करने वाली रेखाओं को खोज निकाला। पहलू छाया दास, पहलू श्रेणी दिव्य। रूप विवरण। आप एक मृत देवता द्वारा छोड़ी गई एक चमत्कारी परछाई है। एक दिव्य परछाई होने के नाते आपके पास अनेक विचित्र और अद्भुत शक्तियां हैं। हालांकि आपका अस्तित्व खाली और अकेला है। आप अपने पूर्व स्वामी के निधन पर शोक मनाते हैं और एक नए स्वामी की तलाश में हैं। जन्मजात क्षमता, शैडो बॉन्ड क्षमता का विवरण। एक योग्य स्वामी खोजें और उन्हें अपना असली नाम बताएं। जैसे ही वे इसे जोर से बोलेंगे, आप उनकी इच्छा के अधीन हो जाएंगे और किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। किसी परछाई के लिए, विशेषकर किसी दिव्य परछाई के लिए, बिना स्वामी के घूमना अनुचित है। ये सब पचाना काफी मुश्किल था। सबसे पहले सन्नी ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने सही सुना था। पहले बुरे सपने में उसने जो भी पीड़ा और भय सहा था, उसका अंत में फल मिल गया। उसे एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। जागृति से ऊपर की कोई भी शक्ति दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान होती है। उच्चतर शक्तियों वाले लोग इतने दुर्लभ थे कि विभिन्न गुट उनके लिए आपस में लड़ते थे। ये गुट स्वयं अलौकिक या सर्वोच्च शक्तियों वाले विलक्षण व्यक्तित्वों के इर्द गिर्द बने थे, और उसने कभी किसी को दिव्य शक्ति प्राप्त करते हुए नहीं सुना था, कभी नहीं। दिव्य उपसर्ग वाली कोई भी चीज इतनी दुर्लभ थी कि वह अधिकतर मिथकों और किंवदंतियों के दायरे में ही रहती थी। आखिरकार मानव जाति अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। मनुष्यों द्वारा तीसरे दुष्स्वप्न पर विजय प्राप्त करने और अपने मूल तत्वों को पालौकिक स्तर तक विकसित करने की क्षमता हासिल करने के बाद से केवल 1 दशक से थोड़ा अधिक समय ही बीता था। अलौकिक शक्तियों या संतों, जैसा कि उन्हें वास्तविक दुनिया में कहा जाता था, के रूप में शक्तिशाली जागृतों ने स्वप्नलोक पर शासन किया, लेकिन वे भी उच्च कोटि के दुष्स्वप्न प्राणियों का सामना करने का साहस नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप सर्वोच्च कोटि की स्मृतियां और प्रतिध्वनियां बहुत कम थीं। पवित्र या दिव्य स्मृतियों की तो बात ही छोड़ दें। यही स्थिति अन्य पहलुओं के लिए भी थी। और फिर भी सनी को एक मिल गया। खुशी और अहंकार से लगभग पागल होकर वो मुस्कुराया। हालांकि उसकी खुशी थोड़ी धूमिल थी। आखिर उसके अंदर एक अजीब जन्मजात क्षमता थी। बेशक उसका किसी का जादुई गुलाम बनने का कोई इरादा नहीं था, जहां उसकी अपनी कोई इच्छा शक्ति न हो। भाड़ में जाए ये सब। लेकिन बात इतनी भी बुरी नहीं थी। उस अंजाम से बचने के लिए उसे बस अपना असली नाम छुपाना था। उसके अलावा कोई भी उसकी हैसियत नहीं देख सकता था। इसका मतलब था कि सनी को बस चुप रहना था, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसका कोई नाम भी है। इसका मतलब था उन सभी लाभों को त्याग देना जो किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते थे जिसे पहले दुष्स्वप्न के बाद एक सच्चा नाम प्रदान किया गया था। लेकिन ये सब एक दिव्य पहलू की तुलना में फीका पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं, सनी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। अगर स्पेल में हंसने की क्षमता होती तो वो उसके विचारों को सुनकर जरूर हंसता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो फिर से बोलने लगा। पहली मुहर टूट गई है, सुप्त शक्तियों को जागृत करना। अध्याय 16 पुनर्जन्म। सनी को अपने अंदर कुछ जागृत होने का आभास हुआ। चौंक कर उसने चीख मारी और अपना सीना पकड़ लिया। अंधेरे में घूरते हुए समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। यह अनुभूति दर्दनाक या अप्रिय नहीं थी, फिर भी उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था।
ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा को झकझोरकर जगाया जा रहा हो, मानो उसमें एक नई और विचित्र ऊर्जा भर दी गई हो। हालांकि वो ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रही थी, बल्कि वो भीतर से आ रही थी, मानो वो हमेशा से वहीं मौजूद थी, सुप्त अवस्था में। ऊर्जा उसके पूरे शरीर में समा गई। सन्नी को अपनी भावनाएं और भी स्पष्ट और तीव्र होती महसूस हुई। फिर उसके शरीर में भी परिवर्तन आने लगे। उसे ऐसा लगा मानो उसकी छाती के बीचों बीच एक छोटा तारा जल रहा हो। उससे ऊष्मा की लहरें निकल रही थीं, जो धीरे धीरे उसके पेट और कंधों तक, फिर उसकी बाहों और पैरों तक, फिर उसके हाथों और पैरों तक पहुंच रही थीं। उस भीषण गर्मी में उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, अंग और रक्त वाहिकाएं पुनर्जीवित हो रही थीं। सन्नी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। वो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा स्वस्थ हो रहा था। ये बेहद आनंददायक था। हर पल के साथ उसका परिवर्तन और भी गहरा होता जा रहा था। सन्नी के दिल में नया आत्मविश्वास आ गया था। वो अब कमजोर, दुर्बल गली का बच्चा नहीं था। अब वो पहले की तरह किसी के भी धमकाने की कोशिश करने पर उतना असुरक्षित नहीं था। अपनी शक्तियों के जागृत होने और प्रथम दुस्वप्न की भयावहता से दृढ़ हुई इच्छा शक्ति के साथ वो अब ऐसा व्यक्ति था जिससे आप उलझना नहीं चाहेंगे। कुछ समय बीतने के बाद उसके सीने में जल रहा तारा आखिरकार शांत हो गया। गर्मी की जगह एक सुखदायक ठंडक ने ले ली। उस ठंडक ने सन्नी के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और वर्षों से जमा हुए सभी दर्द और तकलीफों को दूर कर दिया। फिर वो ऊपर की ओर बढ़ी, उसके दिमाग तक पहुंची और अंत में उसकी आंखों तक। उसकी दृष्टि अचानक दोहरी हो गई। वो अब भी अनंत तारों से भरे शून्य को देख सकता था, लेकिन वो कुछ अलग भी देख सकता था। एक शांत, स्थिर गहरा समुद्र जो एक अकेले काले सूरज की रोशनी से जगमगा रहा है। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सनी जानता था कि यह उसकी तथाकथित आत्मा का सागर है, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह दिखने में काफी अलग होना चाहिए था। शुरुआत में इसे कहीं अधिक जीवंत होना चाहिए था। ऊपर मंडराता तारा, जो उसकी आत्मा के मूल का दृश्य प्रतिनिधित्व था, तेज रोशनी से जगमगाता हुआ आत्मा सागर को एक गर्म, चकाचौंध कर देने वाली चमक से भर देता। हालांकि सनी की आत्मा अंधकार में और प्रकाशहीन थी, यह आश्चर्यजनक है। उसने काले सूरज पर एक नजर डाली। करीब से देखने पर पता चला कि वह वास्तव में पारदर्शी था। दरअसल आसपास प्रकाश का कोई और बड़ा स्रोत न होने के कारण तारा अपने परिवेश की तरह ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वैसे भी उसके अलावा यहाँ किसी को नहीं होना चाहिए था। आखिरकार यह उसकी आत्मा थी, लेकिन सन्नी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी कि उसकी दृष्टि के दायरे से परे, अंधेरे में कहीं, आकारहीन आकृतियां लगातार हिल रही थीं। वो चाहे जितना भी सिर घुमा ले, उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी यह एहसास दूर नहीं हो रहा था। इस पर और समय बर्बाद न करते हुए सनी ने काले सूरज की ओर रुख किया और अंततः उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए प्रकाश के दो गोले देखे, मानो वे आत्मा के केंद्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंसे हों। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये उसकी यादें थीं, सिल्वर बेल और पपैटा का कफन। बाद में यहाँ ऐसे दर्जनों गोले होंगे। अगर वो भाग्यशाली रहा तो उसे एक दो प्रतिध्वनियां भी मिल जाएंगी। मंत्र की आवाज ने अचानक उसे आत्मा के सागर से बाहर खींच लिया। जागृति पहलू क्षमता, बस यही है सच्चाई का पल, सनी ने सोचा। चाहे उसे दैवीय शक्ति प्राप्त हो या न हो, उसका भविष्य अभी भी उसे मिलने वाली पहली शक्ति पर निर्भर करता था। स्वप्नलोक में उसकी भूमिका उस शक्ति की विशेषताओं पर आधारित होती। यदि वो युद्ध क्षमता होती तो दुष्स्वप्न प्राणियों के विरुद्ध खूनी लड़ाइयों में वो सबसे उपयोगी सिद्ध होता। यदि वो जादू टोने से जुड़ी होती तो वो संभवतः एक शक्तिशाली, लेकिन नाजुक, दूर से वार करने वाला योद्धा बन जाता। यदि यह उपयोगिता से संबंधित कोई चीज होती तो वो स्वप्नलोक के पर्दे के पीछे के कार्यों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता। उपयोगिता क्षमताओं को वास्तविक दुनिया में भी बहुत महत्व दिया जाता था, जहां जागृत व्यक्ति ऐसे कई कार्य करते थे जो इस दुनिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक थे। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वह वैद्य भी बन सकता था। वैद्य बहुत कम होते थे और इसीलिए उनकी बहुत मांग होती थी। पहलू संबंधी क्षमता प्राप्त कर ली गई। पहलू क्षमता का नाम छाया नियंत्रण। सनी ने जल्दी से मंत्रों का आह्वान किया। वो तुरंत अपनी नई क्षमता के विवरण पर जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने पहले अपनी समग्र जानकारी पर एक नजर डालने का फैसला किया। नाम सूर्यहीन, असली नाम प्रकाश से विमुख, पद स्वप्नदृष्टा, शेडो कोर निष्क्रिय, छाया खंड 12/1000। क्या यह क्या है? जहां उसकी आत्मा के मूल का पद लिखा होना चाहिए था, वहां एक रहस्यमय छाया मूल दिखाई दिया। सन्नी ने पलकें झपकाते हुए उसे देखा। उसने पहले कभी किसी के पास इस तरह का अलग मूल होने के बारे में नहीं सुना था। क्या वह इतना अनोखा था? ये रहस्यमय छाया कोर निश्चित रूप से यह समझाएगा कि उसकी आत्मा का सागर इतना अजीब क्यों दिख रहा था, और साथ ही
उसने अपनी नजर नीचे की ओर घुमाई और छायाखंड काउंटर पर ध्यान दिया। आमतौर पर आत्मा के टुकड़ों की खपत का सूचक होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या मेरा प्रगति पथ वास्तव में सभी जागृतों से पूरी तरह अलग है? जेनिफर एनिस्टन की आईवीएफ की लड़ाई जिसे उन्होंने सालों तक छिपाए रखा। वो 14 खास चीजें तभी करेगा जब वो आपसे बेइंतहा प्यार करता होगा। वैम्पायर डायरीज के इन 9 दृश्यों ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। यह विचार जितना रोमांचक था, उतना ही डरावना भी। संसाधनों के लिए किसी और से संघर्ष न करना एक अविश्वसनीय लाभ था। स्वप्नलोक में अधिकांश मानव समाज आत्मा के टुकड़ों को प्राप्त करने पर आधारित था। यदि उसे विकास के लिए उन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो न केवल अविश्वसनीय गति से अधिक शक्तिशाली बन पाता, बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर भी हो जाता। दूसरी ओर, उसे इन छाया खंडों को प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल भी पता नहीं था। हालांकि उसने किसी तरह 12 खंड पहले ही प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उसे जो भी करना था वो उसने पहले दुस्वप्न में ही कर लिया था। मुझे इसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। इस निर्णय से संतुष्ट होकर सनी ने रून अक्षरों का अध्ययन जारी रखा। यादें, सिल्वर बेल, पपेटिया का कफन, प्रतिध्वनियां। विशेषताएं, भाग्य से ग्रस्त, दिव्यता का चिन्ह, छायाओं का बच्चा। पहलू, छाया दास, पहलू श्रेणी, दिव्य, पहलू संबंधी क्षमताएं, छाया नियंत्रण। पहलू क्षमता विवरण, आपकी परछाई अधिकांश से अधिक स्वतंत्र है, यह एक अमूल्य सहायक है। इसका मतबल क्या माना जाता है? सनी ने अपनी सांस रोक ली और विवरण को दोबारा पढ़ने लगा, लेकिन उसी क्षण उसके ठीक नीचे कुछ नए प्रतीक चिन्ह प्रकट हुए। साथ ही मंत्र की आवाज उस काले शून्य में गूंज उठी। हर शक्ति की एक कीमत होती है, आपको एक त्रुटि प्राप्त हुई है। आपकी खामी यह है। सनी ने उन प्रतीकों को पढ़ा और भय से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे नहीं, 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 नहीं। अध्याय 17, 3 सरल शब्द। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें दोबारा खोला, इस उम्मीद में कि वे चिन्ह गायब हो जाएंगे। कृपया चले जाओ, कृपया। लेकिन वे प्रतीक चिन्ह अभी भी वही थे, हल्के से चमक रहे थे, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। दोष, साफ अंतरात्मा, दोष का विवरण, आप झूठ नहीं बोल सकते। सनी इन 3 सरल शब्दों को घूरता रहा, मानो उसके पैरों के नीचे ही एक अथाह खाई खुल रही हो। मंत्र, जो आमतौर पर अपने वर्णों में सतही होता था, इस बार एकदम सीधा और स्पष्ट था। केवल 3 शब्द थे, उन्होंने उसे बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं झूठ नहीं बोल सकता तो मैं कैसे जीऊंगा? सन्नी का अस्तित्व ही दूसरों को धोखा देने और उनसे आगे निकलने की उसकी क्षमता पर निर्भर था। यहां तक कि स्वयं मंत्र ने भी उसके इस विश्वासघात पर उसे बधाई दी। झूठ बोलने की क्षमता के बिना वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था। उल्लेख नहीं करना, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद होने वाला हो। अगर वो सच बोल पाता तो अपना असली नाम कैसे छुपाता? क्या कोई भी उससे कुछ सीधे साधे सवाल पूछकर उसे आज्ञाकारी गुलाम नहीं बना सकता था? सनी चीखने और गाली देने ही वाली थी, लेकिन उसी क्षण मंत्र ने फिर से बात की। जागो, प्रकाश से विमुख। काला शून्य घूमता हुआ गायब हो गया। तारानकन सनी ने अपनी आंखें खोली। पुलिस स्टेशन के तहखाने की कवचधारी छत उसके ऊपर लटक रही थी। कोई भी इसकी सुंदरता को तो नहीं कहेगा, लेकिन उसके लिए यह एक बेहद भव्य दृश्य था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह वास्तविक दुनिया को कितना याद कर रहा था। ये सुरक्षित और परिचित जगह थी। यहाँ कोई राक्षस या गुलाम बनाने वाले नहीं थे, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो नहीं। यहाँ यातनापूर्ण मौत का कोई निरंतर भय नहीं था। यह मेरा घर था। इसके अलावा सनी को अद्भुत महसूस हो रहा था। भयानक सपने के दौरान जो ठंड उसकी हड्डियों तक समा गई थी, वो गायब हो गई थी, और उसके साथ ही उसके घायल शरीर का दिन प्रतिदिन का दर्द भी दूर हो गया था। उसके पैरों और कलाइयों में दर्द नहीं था, उसकी पीठ कोड़े की मार का दर्द भूल चुकी थी, और वह अपनी टूटी पसलियों के नुकीले किनारों के फेफड़ों में और गहरे धंसने के दर्द को महसूस किए बिना सांस भी ले पा रहा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। दर्द का अचानक गायब हो जाना और उसके शरीर में व्याप्त नई स्फूर्ति ने सन्नी को लगभग रुला ही दिया। मैं सचमुच बच गया। उसने धीरे से नीचे देखा और फिर सांस फूलने के कारण जम गया। उसके मजबूत मेडिकल बेड के बगल में रखी एक सस्ती प्लास्टिक की कुर्सी पर वो महिला बैठी थी जिसे उसने अब तक की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में देखा था। उसके छोटे काले बाल और बर्फीली नीली आंखें थीं। उसकी बेदाग त्वचा चिकनी, कोमल और बर्फ जैसी सफेद थी। दरअसल सनी पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा था जो उसके जितना पीला था। हालांकि सनी का पीलापन अजीब और अस्वस्थ लग रहा था, लेकिन वो खूबसूरत अजनबी बेहद आकर्षक थी। वो महिला लगभग 30 वर्ष की लग रही थी। उसने चांदी के एपोलेट्स वाली गहरे नीले रंग की वर्दी और काले चमड़े के जूते पहने हुए थे। उसकी वर्दी का जैकेट लापरवाही से खुला हुआ था, जिससे नीचे पहनी हुई काली टैंक टॉप दिखाई दे रही थी।
फिलहाल वो अपने हाथों को सिर के ऊपर फैला रही थी, स्पष्ट रूप से ऊब और नींद से भरी हुई थी। इस हावभाव के कारण पतला कपड़ा कस गया, जिससे उसके भरे हुए स्तन और भी आकर्षक रूप से उभर आए। सन्नी मंत्रमुग्ध होकर लगभग इस बात को भूल ही गई कि महिला की बाईं आस्तीन पर एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। उस पर 3 तारे बने हुए थे। 3 सितारे, उसने ध्यान भटकाते हुए सोचा। 3 सितारों का मतलब है एक सिद्ध पुरुष। हाँ, रुको, एक सिद्ध पुरुष? लेकिन इससे पहले कि सनी इस शब्द का अर्थ पूरी तरह समझ पाता, उसे एहसास हुआ कि वो महिला भी उसे घूर रही थी। तुम क्या देख रहे हो? उसने बिना किसी हास्यबोध के कहा। सनी शर्मिंदा होकर 2-3 बार पलकें झपकाई और जल्दी से एक बहाना बना लिया। फिर उसने मुंह खोला और जवाब दिया, तुम्हारे स्तन। एक क्षण बाद उसकी आंखें घोर भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उनका उन शब्दों को बोलने का कोई इरादा ही नहीं था। उनका मुंह अपने आप ही चल गया। अचानक भय की एक लहर ने उसके दिमाग को घेर लिया। उस महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक पैदा की। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ बढ़ाया और सन्नी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। सनी का पूरा शरीर घूम गया था। अगर उसे बांधने वाली पट्टियां न होती तो शायद वो बिस्तर से नीचे गिर जाता। एक पल के लिए तो उसे तारे भी दिखाई दिए, लेकिन फिर भी इसे हल्की सजा ही माना जा सकता है। वो महिला एक सिद्ध पुरुष थी। वो उंगली के एक इशारे से उसका सिर धड़ से अलग कर सकती थी। आखिर उसने इतनी शक्तिशाली शख्स को ही क्यों नाराज किया? इसी बीच महिला ने अपना गला साफ किया और अपनी बाहें मोड़ लीं। क्या अब तुम जाग गए हो? सनी ने अपने सुन्नर गाल को पकड़ा और धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। जो मन में आए वो मत बोल देना, खासकर लड़कियों से। ऐसा तो है नहीं कि तुमने पहले कभी लड़की नहीं देखी, है ना? कहें, धन्यवाद, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, सनी ने सोचा। लेकिन इसके बजाय उसका मुंह अपने आप चलने लगा और उसने कहा, मैंने बहुतों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जितनी खूबसूरत कोई नहीं। फिर वो पीछे हट गया। उसका चेहरा झींगा मछली की तरह लाल हो गया था। महिला ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा और फिर जोर से हंस पड़ी। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे जागृत लोगों से नहीं मिले हैं। जागृत लोगों के मानकों के हिसाब से मैं औसत से नीचे हूं। सनी ने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा। महिला ने अपना सिर हिलाया। जैसे जैसे आपकी आत्मा का विकास होता है, शरीर अपनी सभी कमियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से शक्तिशाली जागृत लोगों में अनाकर्षक जागृत व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है। यदि आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो आप स्वयं भी एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन सकते हैं। फिर उसने उसे ध्यान से देखा और आगे कहा, खैर, चूंकि आप जाग गए हैं, जीवितों की दुनिया में आपका स्वागत है। स्लीपर सनलेस, अपने पहले बुरे सपने से बचने के लिए बधाई। तारांकन स्लीपर सनलेस, अब लोग उसे इसी तरह संबोधित करेंगे, कम से कम शीतकालीन संक्रांति तक के अल्प समय में। उसके बाद वह या तो स्वप्नलोक से एक जागृत प्राणी के रूप में लौटेगा या बिल्कुल नहीं लौटेगा। पब फ्यूचर एड्स अपने नाम के आगे उपाधि लगना उसे अजीब लग रहा था। पहले तो सनी को शायद ही कभी नाम से पुकारा जाता था। लोग उसे अक्सर लड़का, बदमाश, शरारती बच्चा या अरे तुम जैसे नामों से बुलाते थे, लेकिन अब उसके पास एक उपाधि भी थी। स्लीपर सनलेस दरअसल सही शब्द ड्रीमर था, लेकिन इंसानों के पास नाइटमेयर स्पेल से प्रभावित लोगों के लिए अपने ही शब्द थे। जिन लोगों ने अभी अभी अपना पहला नाइटमेयर पूरा किया था, उन्हें स्लीपर्स कहा जाता था, क्योंकि वे स्पेल के साथ इसी तरह से बातचीत करते थे। असल में एक बार जब उसकी आत्मा मंत्र के प्रभाव में आ जाती तो उसका शरीर गहरी नींद में चला जाता। यह नींद दिनों, हफ्तों या महीनों तक चलती रहती, चाहे उसे स्वप्नलोक से बाहर निकलने में कितना भी समय लगे। इसीलिए इसे स्लीपर कहा जाता है। एक बार जब वो जादू से बच निकलता है और जागृत हो जाता है तो वो दिन के समय सामान्य जीवन व्यतीत करता है और हर बार सोते समय स्वप्नलोक में लौट जाता है। जागृतों को मंत्र और मनुष्य दोनों एक ही नाम से पुकारते थे। ये शब्द कभी कभी सभी वाहकों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। फिर यदि वो दूसरे दुस्वप्न में प्रवेश करने का निर्णय लेता और बच निकलता तो वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता। लोग उन्हें गुरु कहते थे। गुरु अपनी इच्छा से स्वप्नलोक में प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे। कुछ तो वहां कभी वापस न आने का विकल्प भी चुनते थे। इससे भी बढ़कर वे न केवल आत्मा के रूप में बल्कि भौतिक रूप से भी लोगों के बीच यात्रा करते थे। और फिर मास्टर्स से भी ऊपर संत थे, वे जिन्होंने तीसरे दुस्वप्न पर विजय प्राप्त कर स्वयं को पालौकिक कहलाने का अधिकार अर्जित किया था। वे अर्ध देवताओं के समान शक्तिशाली थे और उनसे भी कहीं अधिक दुर्लभ थे। वे न केवल वास्तविक दुनिया और स्वप्नलोक के बीच यात्रा कर सकते थे, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ले जा सकते थे। लेकिन मास्टर्स की बात पर वापस आते हैं। सुंदर महिला खड़ी हुई और मजबूत मेडिकल बेड की ओर बढ़ी।
उसने बड़ी कुशलता से सन्नी को बांधने वाली पट्टी को खोलना शुरू किया। मैं असेंडेड जेट हूँ, आप मुझे मास्टर जेट कह सकते हैं। पिछले 3 दिनों से मैं आपके दुष्स्वप्न के कारण पहरेदारी कर रहा था। ठीक है। सोने से पहले पुलिस वाले ने मुझे बताया कि कुछ घंटों में एक जागृत प्राणी मेरी हालत पर नजर रखने आएगा। अगर अगर मैं मर जाऊं और उसे अंदर आने दूं तो उस भयानक प्राणी को मारने के लिए। सनी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि कहीं सारी सच्चाइयां बाहर ना आ जाएं। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। मास्टर जेट, मेरा एक सवाल है, जारी रखें। एक मास्टर को पहरेदारी के काम पर क्यों लगाया जाएगा? क्या ये आपके वेतनमान से नीचे का काम नहीं है? जेट ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा समझदार हो। हाल ही में इस क्षेत्र में कई द्वार खुले हैं। स्थानीय जागृत लोगों में से अधिकांश या तो घायल हैं या सफाई कार्य में लगे हुए हैं या फिर मर चुके हैं। शीतकालीन संक्रांति के आसपास हमेशा ऐसा ही होता है। उसने आखिरी बंधन खोला और एक कदम पीछे हट गई। इसके अलावा मेरे जैसे जागृत लोगों में से बहुत कम लोग सीधे सरकार के लिए काम करते हैं। ये हमारे लिए सबसे कम लाभदायक या गौरवशाली कार्य है। क्या आप धन और प्रसिद्धि को त्याग कर घंटों तक काम करना और अपनी जान जोखिम में डालना चाहेंगे, वह भी केवल परोपकार और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर? सनी कुछ तारीफ भरी बात कहना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने मास्टर जेट की आंखों में सीधे देखा और मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। धिक्कार है इस खामी पर, धिक्कार है। उसने भावहीन चेहरे से उसे घूरकर देखा। सन्नी को लगा कि उसे फिर से थप्पड़ पड़ने वाला है, लेकिन इसके बजाय जेट मुस्कुराया। देखो, मैं सही था, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। अध्याय 18 प्रकाश का अभाव। सनी गर्म पानी से नहा रहा था। अपनी संक्षिप्त बातचीत के बाद मास्टर जेट ने उसे साफ सफाई करने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि उससे दुष्स्वप्न की बदबू आ रही है। जादू के कारण आए अप्राकृतिक नींद से शरीर की चयापचय गति धीमी हो जाती है और जिस चिकित्सा उपकरण से उसे बांधा गया था उसे बाकी काम संभालना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी पूरे 3 दिनों से सोया हुआ था। भले ही यह केवल मनोवैज्ञानिक ही क्यों ना हो, रक्तपात और निराशा की गंध उसके आसपास मंडराती रही। आह, मैं स्वर्ग में हूँ, सन्नी ने सोचा और खुद को अस्थायी रूप से उस दोष के आसन्न खतरे को भुलाने के लिए तैयार किया। वो पुलिस स्टेशन के शोबे में अकेला था, गर्म पानी की धार के नीचे आराम कर रहा था। कुछ देर बाद सनी ने अनिच्छा से नल बंद किया और तौलिया रखने वाले रैक की ओर चला गया। संयोग से उसने खुद को दर्पण में देखा। उसके शरीर में आए बदलाव सूक्ष्म थे, लेकिन ध्यान देने योग्य थे। उसकी पीली त्वचा थोड़ी स्वस्थ लग रही थी, मांसपेशियां थोड़ी अधिक उभरी हुई थीं। वह पहले की तरह दुबला पतला और कमजोर नहीं, बल्कि पतला और चुस्त दिख रहा था। उसके काले बालों में हल्की चमक थी और उसकी आंखों में एक अलग ही दमक थी। हालांकि वो अब भी काफी छोटा कद का था। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वो मर्दाना खूबसूरती का प्रतीक बिल्कुल नहीं था। फूल बेचने वाला लड़का, है ना? सन्नी ने कड़वाहट से भरे मन से सोचा। फिर अचानक वह एक अजीब चीज देखकर जम गया। जब वह आईने में खुद को देख रहा था तो उसकी परछाई हिलती हुई प्रतीत हुई, मानो परछाई ने अपना सिर नीचे झुकाया और चुपचाप अपना माथा पकड़ लिया। सनी ने घबराकर पीछे मुड़कर अपनी परछाई को घूरा। हालांकि सब कुछ सामान्य लग रहा था। परछाई ठीक वही कर रही थी जो उसे करना चाहिए था, उसकी हर हरकत को दोहरा रही थी। मैंने तुम्हें हिलते हुए साफ देखा, उसने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा। तुम अभी अभी खुद ही हिले हो, है ना? सनी ने परछाई को घूरकर देखा और परछाई ने भी आज्ञाकारी भाव से उसे घूरकर जवाब दिया। क्या आप चले गए या नहीं? परछाई ने उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारा मतलब नहीं से क्या है? तुमने अभी अभी अपना सिर हिलाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? परछाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर कंधे उचका दिए। सनी का मुंह खुला रह गया। तुम्हारी परछाई बाकी लोगों से कहीं ज्यादा स्वतंत्र है। यह एक अमूल्य सहायक है, उसने अंत में बुदबुदाते हुए कहा। ठीक है। मंत्र ने उसकी पहलू क्षमता का वर्णन इसी प्रकार किया था, लेकिन उसकी परछाई आखिर कर क्या सकती थी? उन्होंने थोड़ा प्रयोग करने का फैसला किया। अरे मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो? परछाई शांत और स्थिर थी। ठीक है, इसमें स्वर रज्जु नहीं होते, जैसे कि इसका कोई मतलब हो। परछाइयों में भी मांसपेशियां नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी उसे हिलना डुलना आता था। मुझे दिखाओ। कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसा लगता है कि परछाई एक साधारण निर्जीव अंधकार में पिंड होने का नाटक करने में ही संतुष्ट थी। सनी ने आह भरी, मैं ये गलत कर रहा हूं। चाहे वो स्वतंत्र हो या नहीं, परछाई फिर भी उसका ही एक हिस्सा थी। यह उसकी विशेष क्षमता का ही एक रूप था। इसलिए परछाई से पूछने के बजाय उसे वास्तव में खुद से पूछना चाहिए था। तुम बात नहीं करोगे, है ना? सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित किया।
वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद पहली बार खुद को परखने का प्रयास किया। उसने अपने दिल की धड़कन, सीने का धीरे धीरे ऊपर उठना और शॉवर रूम की हल्की ठंडक महसूस की। उसने टाइलों वाले फर्श पर पानी की बूंदों के गिरने की आवाज सुनी, अपनी त्वचा पर छनी हुई हवा का स्पर्श महसूस किया। और वहीं उसकी चेतना की सीमा पर कुछ नया, एक बिल्कुल नया एहसास। सनी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और अचानक उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, ठीक वैसे ही जैसे सुनने या छूने के अनुभव को समझाना मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने चारों ओर उमड़ी विशाल आकृतियों के साथ संवाद कर सकता हो और उनके द्वारा उसके मन और एक दूसरे पर डाले गए दबाव की विभिन्न मात्राओं के आधार पर उनकी अपनी आकृति और आसपास के स्थान दोनों की समझ प्राप्त कर सकता हो। वो समझ सहज रूप से और तुरंत आ गई, जैसे कोई सहज प्रवृत्ति हो। ये आकृतियां परछाइयां थीं, और उनमें से एक सबसे बड़ी नहीं, बल्कि सबसे गहरी, बाहरी इकाई जैसी नहीं लग रही थी। वो मानो उसकी आत्मा का एक हिस्सा थी। जब सनी को इसका एहसास हुआ, तो वो परछाई को वैसे ही महसूस कर सकता था जैसे वो अपने अंगों को महसूस करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके अंग मांस के बने थे और परछाई प्रकाश की अनुपस्थिति से बनी थी। सनी ने अपनी आंखें खोली और परछाई को देखा। फिर एक विचार के साथ उसने इच्छाशक्ति से उसे एक हाथ उठाने के लिए कहा। परछाई ने एक हाथ उठाया। उसने इच्छाशक्ति से उसे बैठने, खड़े होने, घूमने और लात मारने को कहा। फिर उसने इच्छाशक्ति से उसका आकार बदलने को कहा, पहले एक वृत्त में, फिर एक रेखा में, फिर एक राक्षस में, और अंत में वापस अपनी ही आकृति में। परछाई पानी की तरह चंचल और तरल थी, केवल उसका आकार ही स्थिर था। हाँ, कैसा लगा? परछाई ने मुंह फुलाया, फिर अनिच्छा से अपने अंगूठे ऊपर उठाए। लेकिन आप किस काम के हैं? उसने परछाई को तौलिया रखने वाले स्टैंड पर प्रहार करने का आदेश दिया। परछाई ने आज्ञाकारी होकर हरकत की और एक जोरदार लात मारी। जाहिर है, क्योंकि वो केवल एक परछाई थी, इसलिए उसका पैर तौलियों के ऊपर से बिना किसी नुकसान के निकल गया, यहां तक कि उन्हें जरा सा भी हिलाए बिना। क्या आप बस इतना ही कर सकते हैं? उसके मन में शक्तिशाली अत्याचारी को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ते हुए छाया के तंतुओं की छवि बेरहमी से चकनाचूर हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह निकट भविष्य में छाया देवता से मुकाबला नहीं कर पाएगा। कितना अफसोसजनक है। परछाई ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, फिर उसने कंधे उचकाए और पूरी तरह से रुक गई, स्पष्ट रूप से नाराज होकर। पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी ने आह भरी और रैक से एक तौलिया उठाया। ठीक है, मैं बाद में इस पर विचार करूंगा। तारांकन। कुछ मिनट बाद वो पुलिस द्वारा जारी साफ सुथरे ट्रैकसूट पहने हुए कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। मास्टर जेट 2 ट्रे में गर्मागर्म कृत्रिम भोजन लेकर एक मेज पर उसका इंतजार कर रही थी। अपनी मदद स्वयं करें। सनी ने सस्ते दलिया पर एक नजर डाली, जो बाहरी इलाकों में खाए जाने वाले भोजन से कुछ खास अलग नहीं था, और आह भरी। उसे उम्मीद थी कि स्लीपर बनने के बाद उसका पहला भोजन कहीं अधिक शानदार होगा। फिर भी ये भोजन था। वो बैठ गया और बड़ी भूख से दलिया को जल्दी जल्दी खाने लगा। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। इस दौरान उसके विचार भटकने लगे। सन्नी ने जेट की ओर एक नजर डाली और सोचने लगी। मंत्र ने उसे एक स्वामी खोजने के लिए कहा था, और देखते ही देखते उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी जो खुद को स्वामी कह रही थी। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि वो उसके जैसा किसी का आज्ञाकारी दास कैसे हो सकता है। उसके मन में अजीबोगरीब विचार आने लगे। जानते हो क्या, सनी, उसने गहरे व्यंग्य के साथ सोचा, तुम्हारी किस्मत को देखते हुए उसके लिए पूछने का ये बिल्कुल सही मौका होगा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? सनी दलिया खाते खाते अटक गया। उसे लगा जैसे उसका मुंह खुलने लगा हो, और उसने चुप रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक पल भी कुछ बोले बिना बीत गया। फिर उसके दिमाग में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जो जल्द ही असहनीय दर्द में बदल गया। उसने कुछ और पल तक दर्द सहा, फिर हार मान ली। मैं सोच रहा था कि यह आपके लिए मुझसे मेरे विचारों के बारे में पूछने का एक सही मौका होगा, उसने अंत में कहा। जेट ने उसे अजीब नजर से देखा। ठीक है, क्या आपका खाना लगभग खत्म हो गया है? सनी ने सिर हिलाया। तो मैं शुरू करता हूं। प्रोटोकॉल के अनुसार मुझे आपको कुछ बातें बतानी अनिवार्य है। ये लगभग एक औपचारिकता है। सबसे पहले आपके दुस्वप्न के बारे में। उसने उसकी तरफ देखा और आह भरी। आपको निःशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। आपने चाहे कितनी भी दर्दनाक घटना का सामना किया हो, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। आपका मन आपके शरीर जितना ही महत्वपूर्ण है। इसे स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है। क्या आप इच्छुक हैं? सनी ने अपना सिर हिलाया। जेट ने कंधे उचकाए और आगे बोला, जैसी आपकी इच्छा। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। क्या ये बहुत कठिन था? वो इसका जवाब कैसे दे सकता था? यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा भी था, और उतना ही बुरा भी जितना मैंने सोचा था। उसने उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी?
जेनिफर एनिस्टन की आईवीएफ की लड़ाई जिसे उन्होंने सालों तक छिपाए रखा। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं जिनके पैर बेहद आकर्षक है। यह अच्छा रवैया है, मैं और ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगा। हम जैसे बाहरी इलाकों में रहने वाले लोग लोगों की सोच से कहीं ज्यादा लचीले होते हैं। सनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मास्टर जेट, क्या आप शहर के बाहरी इलाके में पले बड़े हैं? वो मुस्कुराई। क्या मेरी उत्तम शिष्टाचार और शालीन बाहरी दिखावट की वजह से आप यह नहीं बता सकते? वो आश्चर्यचकित होकर 2-3 बार पलकें झपकाईं। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, क्या जागृत लोगों में हमारे जैसे बहुत से लोग हैं? जेट की मुस्कान गायब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, उनके जैसे लोगों के लिए हालात वाकई बेहद प्रतिकूल थे। इसी वजह से जेट के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद 3 सितारे और भी असाधारण बन गए। एक दिन मैं भी मास्टर बनूंगा। अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो अब क्या होगा? आपको मुझे और क्या बताना है? पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद सनी को क्या करना है, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। शीतकालीन संक्रांति बस कुछ ही हफ्तों दूर थी। जेट पीछे झुककर बोला, बस यही बात है। कुछ और औपचारिकताएं हैं जिनमें से ज्यादातर आपके परिवार से जुड़ी है, लेकिन खैर, मैंने आपकी फाइल पढ़ ली है, इसलिए मुझे पता है कि यह आप पर लागू नहीं होता। अब बस यही तय करना बाकी है कि आप स्वप्नलोक में अपनी पहली यात्रा की तैयारी कैसे करेंगे। उसने अपने कम्युनिकेटर की तरफ देखा और मुंह बना लिया। मुझे यहीं रुकना होगा। आपकी किस्मत बेहद खराब है। समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। सबसे पहले, आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई आपको कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहें तो स्वयं तैयारी कर सकते हैं या बिल्कुल भी तैयारी न करें। जब तक बत्तियां बुझ न जाएं, तब तक पार्टी करते रहें। सनी को पार्टी करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। हालांकि मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। एक स्लीपर होने के नाते आप अवेकेंड एकेडमी में दाखिला लेने के भी हकदार हैं। आपको भोजन, आवास और तैयारी कक्षाओं के कई विकल्प मिलेंगे। साल के इस आखिरी समय में आप ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ न सीखने से तो बेहतर है। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर बोली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन अधिकांश लोगों से परिचित हो जाएंगे जो आपके साथ स्वप्नलोक में प्रवेश करेंगे। उनमें से कुछ आपके जीवन भर के साथी बन सकते हैं। मास्टर जेट की बातों के बीच छिपे अर्थ को समझते हुए सनी ने आगे कहा, और हो सकता है कि एक बार जब हम उस जादू के दायरे में आ जाएं, तो उनमें से कुछ उस जीवन को समाप्त करने की कोशिश करें। तो आपका क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अकादमी ले जाऊं? सनी ने इस बारे में सोचा। अजीब बात यह थी कि उसकी खामी चुप थी, उसे किसी भी तरह से जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी। क्या इसका कारण यह है कि मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है? अंततः उसने अपनी खाली ट्रे की ओर देखा और एक निर्णय लिया। आप कह रहे हैं कि मुफ्त आवास और भोजन मिलेगा? हाँ, मैं अकादमी जाना चाहता हूँ। अध्याय 19 पुल पार करना। सन्नी अवेकेंड एकेडमी के विशाल, लगभग अभेद्य लाल द्वारों के सामने खड़ी थी। वास्तव में यह अकेडमी शहर के भीतर एक शहर थी। इसे एक किले की तरह बनाया गया था, जिसमें कठोर मिश्र धातु की ऊंची दीवार, गहरी खाई और कई बड़े आकार के बुर्ज थे जिन्हें घातक वायु अवरोधक गुंबद बनाने के लिए विशेष स्थानों पर लगाया गया था। कोई भी नाइटमेयर क्रिएचर, यहां तक कि विशालकाय टाइटन्स भी, इसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थे। यह एक पौराणिक जगह थी। दरअसल कई लोकप्रिय वेबटून, युवा ड्रामा और उपन्यास इसी दीवार के पीछे घटित होते थे। युवा जागृत नायकों के रोमांच, प्रतिद्वंद्विता और प्रेम प्रसंग आधुनिक मनोरंजन का मुख्य विषय थे। सन्नी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खुद इन नायकों में से एक बन जाएगा। बेशक असलियत मीडिया में दिखाए गए हालातों से बहुत अलग थी। इतना ही नहीं, स्वप्नलोक में जाने से पहले उसके पास यहां बिताने के लिए केवल 4 सप्ताह थे। अगर वो चाहता भी तो किसी भी तरह के रिश्ते संबंध बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसे जीना सीखना था, न कि ऐसी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना। बर्फ धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। अकादमी के द्वार के सामने ठंड और सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नी के अलावा वहां केवल एक ही व्यक्ति था, शायद वह भी एक नया स्लीपर था। वो लगभग उसी की उम्र की एक लंबी, दुबली पतली लड़की थी, जिसकी साफ धूसर आंखें थीं और चेहरे पर एक भावहीनता थी। उसके बाल अजीब से छोटे, चांदी जैसे सफेद रंग के थे, जिन्हें करीने से एक तरफ से बांटा गया था। ठीक उसी की तरह उसने पुलिस द्वारा जारी किया गया ट्रैकसूट पहना हुआ था और उसके पास कोई निजी सामान नहीं था। उसके सिर पर पुराने जमाने के हेडफोन लगे हुए थे। इंतजार करते हुए वो शांति से संगीत सुन रही थी। उस सफेद बालों वाली लड़की में एक अलग ही तरह का आकर्षण था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया से अलग थलग हो। वो आत्मविश्वास से भरी और आत्मनिर्भर दिख रही थी, लेकिन साथ ही थोड़ी अकेली भी।
सनी बातचीत शुरू नहीं करना चाहता था। कौन जानता था कि उस कमी की वजह से वो खुद को किस मुसीबत में डाल लेगा। चुप रहना ही बेहतर था। उसने लड़की की तरफ देखा और आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि उसमें क्या खामी है। अंततः द्वार खुलने लगे। प्रबलित धातु की विशाल, अविश्वसनीय रूप से मोटी चादर धीरे धीरे नीचे उतरी और एक लंबा पुल बन गया। सन्नी दृढ़ निश्चय के साथ आगे देखने लगी। मास्टर जेट के विदाई के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तारांकन अकादमी जाते समय सन्नी ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो जेट के निजी वाहन की खिड़की से शहर के नज़ारों को देखता रहा जो तेजी से गुजर रहे थे। दरअसल ये पहली बार था जब वह सार्वजनिक परिवहन में बैठा था। शहर के अधिकांश लोग तो लाइसेंस लेने और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े ऐसे वाहन को खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते थे। वो एक दो बार पुलिस की गाड़ी के पीछे बैठ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल अलग अनुभव था। कुछ देर बाद मास्टर जेट ने उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि हम दोनों ही बाहरी इलाकों से आते हैं, इसलिए मैं आपको 3 सलाह दूंगा। आप मेरी बात मानते हैं या नहीं, यह आपका अपना मामला है। सनी ने अपना सिर घुमा लिया और इंतजार करने लगा। सबसे पहले, अकादमी में पंजीकरण होने के बाद वे आपको फिर से मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करेंगे। दुस्वप्न में अपने अनुभवों और अपने मूल्यांकन के विवरण को साझा करने के लिए एक मूल्यवान पुरस्कार भी होगा। आपको एक आत्मा का टुकड़ा मिल सकता है, शायद कई टुकड़े भी। उनकी भौहों पर बल पड़े। क्या आप मुझे दोबारा मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं? जेट ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुमसे मना करने के लिए कह रहा हूं। आश्चर्यचकित होकर सनी ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। क्यों? जवाब देने से पहले उसने कुछ देर मौन धारण किया। तुम अभी नासमझ हो, पर स्वप्नलोक में सिर्फ भयानक जीव ही खतरा नहीं है। जब तुम काफी शक्तिशाली हो जाओगे, तो इंसान भी तुम्हारे लिए उतना ही बड़ा खतरा बन जाएंगे। तुम्हारे स्वरूप के बारे में उन्हें जितना कम पता होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो बात कुछ ऐसी है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन किसी शक्तिशाली जागृत प्राणी को हराने का सबसे आसान तरीका है उसकी कमजोरी का फायदा उठाना। इसीलिए अकादमी में नासमझ नौजवानों को अलग अलग तरीकों से अपने गुणों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार आपकी जानकारी लीक कर देगी, लेकिन एक बार 2 लोगों को कोई रहस्य पता चल जाए, तो वह रहस्य नहीं रहता, और सरकार के लिए काम करने वाले बहुत से लोग हैं। ये बात बिल्कुल तर्कसंगत थी। धन्यवाद, मास्टर जेट। उसने सिर हिलाकर सहमति दी। दूसरा, चुनने के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम होंगे। सभी प्रकार के युद्ध प्रशिक्षण, नाइटमेयर क्रिएचर श्रेणियों और कमजोरियों का गहन अध्ययन, विभिन्न प्रकार के जादू टोने की मूल बातें, कलाकृतियों का अध्ययन इत्यादि। सनी ने गहरी सांस ली। असल में वो पहले से ही इस बात को लेकर परेशान था कि किस हथियार से प्रशिक्षण लिया जाए। 4 हफ्ते किसी हथियार में महारत हासिल करने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन कम से कम उसे उसकी बुनियादी समझ तो हो जाएगी। इन सब बातों को भूल जाइए, आपके पास केवल वाइल्डनेस सर्वाइवल कोर्स में भाग लेने का ही समय है। उसने पलकें झपकाईं। क्या? जेट ने उसकी तरफ एक नजर डाली। शहर के बच्चों के लिए यह अलग बात है, जो स्कूल और अपने शिक्षकों से तरह तरह की उपयोगी चीजें सीखते हैं, लेकिन हमें यह सुविधा नहीं मिलती, है ना? उस भयानक दौर में आपकी जान को सबसे बड़ा खतरा क्या था? सनी ने इस बारे में सोचा। ऊपरी तौर पर उसके सामने सबसे खतरनाक चीज अत्याचारी था, उसके बाद हीरो 9 देवताओं का औरो, लेकिन असल में अंत में जिसने उसे लगभग मार ही डाला था, वह था ठंड। जेट मुस्कुराया। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? क्या वैसलीन झुर्रियों को मिटा सकती है? जानिए आपको क्या क्या जानना चाहिए। चुंबन की 7 ऐसी तरकीबें जो पल भर में प्यार की चिंगारी जगा देती है। समझदार, तुम्हें तो सिर्फ शहर में जीना आता है, लेकिन स्वप्नलोक तो ज्यादातर जंगल से बना है। क्या तुम्हें आग जलाना आता है? खाना जुटाना आता है? सुरक्षित आश्रय खोजना आता है? नहीं। राक्षसों से लड़ना जरूरी है, लेकिन अगर भूख या मौसम की मार से मर गए तो ये सब बेकार हो जाएगा। मेरा यकीन मानो, मैंने ये सब खुद अनुभव किया है। सन्नी ने गुस्से में सिर हिलाया। ये बात इतनी स्पष्ट थी, फिर भी उसने कभी इन दिखने में सरल बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी पुरानी आदतों और अनुभवों से अंधा हो गया था। मानव मस्तिष्क कुछ ऐसा ही होता है। एक बार किसी खास तरह की जीवनशैली की आदत पड़ जाने पर उससे आगे की राह खोजना मुश्किल हो जाता है। यह आलसी सोच का सबसे बुरा उदाहरण है। उसी समय मास्टर जेट ने कार रोक दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सन्नी भी उसके पीछे पीछे गई और सामने खड़े विशाल धातु के फाटकों को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। ये थी प्रसिद्ध अवेकेंड एकेडमी। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी हैरानी को दूर किया और अपने वरिष्ठ की ओर मुड़ गया। मैं इससे आगे नहीं जा सकती, उसने अकादमी की दीवारों की ओर उदास निगाहों से देखते हुए कहा। मैंने उन्हें सूचित कर दिया है, थोड़ी देर में कोई आपको लेने आ जाएगा। उसकी बर्फीली नीली आंखों की गहराई में कुछ अंधकार था।
सन्नी को अचानक अपने शरीर में एक ठंडी अनुभूति फैलती हुई महसूस हुई। तीसरी सलाह क्या है? मास्टर जेट ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर आह भरी। याद रखो, स्वप्नलोक में कोई भी अकेला जीवित नहीं रह सकता। यह कोई राय नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करो, भले ही वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करें। इससे तुम्हारी जान बच सकती है। फिर अचानक वो मुस्कुराई और उसने उसके कंधे पर थपथपाया। अब तक जीवित रहने में आपने अच्छा काम किया है। भविष्य में भी खुद को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। फिर वो अपनी पीटीवी में वापस बैठी और चली गई। बस यूं ही वो गायब हो गई। तारांकन धातु के पुल का सिरा जमीन में बनी विशेष खांचों से टकराया और तेज क्लिक की आवाज के बाद रुक गया। सन्नी ने आगे देखा और सोचने लगा कि अगले 4 हफ्तों में उसका जीवन कैसा होगा। अपनी खामी और पहलू को गुप्त रखें, जंगल में जीवित रहना सीखें और अन्य स्लीपर्स के प्रति दयालु रहें। यह इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसे यकीन था कि ये सप्ताह उसके पहले बुरे सपने जितने ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, या शायद उससे भी बदतर। ऐसी चिंताओं से मुक्त प्रतीत होते हुए चांदी जैसे बालों वाली लड़की आगे बढ़ी और पुल पर कदम रखा। सनी ने आह भरी और अनिच्छा से उसके पीछे पीछे चली गई। अध्याय 20। एक बार फिर बहिष्कृत परिसर का स्लीपर हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा था और अकादमी के दक्षिणी भाग में स्थित था, जो चारों ओर से प्रशिक्षण मैदानों और पार्कों से घिरा हुआ था। ये प्रबलित सामग्री से निर्मित एक नीची, आधुनिक इमारत थी। अकादमी की अधिकांश इमारतों की तरह इसका अधिकांश भाग जमीन के नीचे छिपा हुआ था, जिससे ऊपर केवल कुछ ही मंजिलें दिखाई देती थीं। अपनी सफेद, बेदाग मिश्र धातु की दीवारों और चौड़ी खिड़कियों के साथ ये गर्मियों में चारों ओर फैली हरियाली के बीच बेहद खूबसूरत दिखती होगी। अंदर इमारत विशाल और अच्छी रोशनी से जगमगा रही थी। सन्नी और चांदी जैसे बालों वाली लड़की को एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां लगभग 100 युवक उन्हीं दोनों की तरह दुर्भाग्यवश उसी समय के स्लीपर दीक्षा समारोह के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से अधिकतर घबराए हुए, तनावग्रस्त और उत्साहित थे। अकादमी की व्यवस्था प्रशासकों के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई थी, क्योंकि जादू से संक्रमित लोगों की दर हमेशा अराजक थी। स्लीपर्स के समूहों के लिए एक समान समय सारणी पर किसी भी प्रकार की मानकीकृत शिक्षा की व्यवस्थित संरचना बनाना असंभव था। उनमें से कुछ को स्वप्न लोक की तैयारी के लिए पूरा 1 वर्ष मिलता था, कुछ को केवल कुछ महीने और कुछ को तो कुछ ही दिन। इसीलिए वर्ष की शुरुआत में हर महीने और फिर शीतकालीन संक्रांति नजदीक आने पर हर सप्ताह ये दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाते थे। हॉल में सो रहे कुछ लोगों को दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा, जबकि सन्नी भाग्यशाली रही और उसे निर्धारित कार्यक्रम से कुछ ही घंटे पहले अकादमी में पहुंचा दिया गया। हॉल के अंदर पहुंचते ही उसे 2 बातें समझ में आ गईं। पहली बात तो ये थी कि सभी लोग सलीके से कपड़े पहने हुए थे और उनके पास सूटकेस, डफल बैग या कम से कम एक बैकपैक था जिसमें उनका निजी सामान था। वे स्पष्ट रूप से तैयारी करके आए थे, संभवतः अपने परिवार द्वारा घर से भेजे गए थे। इसलिए सन्नी और चांदी जैसे बालों वाली लड़की, जो खाली हाथ और साधारण पुलिस के कपड़े पहने आई थी, वैसी सामान्य नहीं थी जैसा उसने सोचा था, बल्कि वास्तव में एक ध्यान खींचने वाली अपवाद थी। ठीक है, ये बात समझ में आती है। दूसरे, मास्टर जेट ने जब खुद को जागृत मानकों के हिसाब से औसत से कम बताया तो वह अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। भले ही ये युवा अभी जागृत अवस्था में अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, लेकिन उनका रूप रंग बेहद आकर्षक था। हर कोई सुंदर, आकर्षक और स्वस्थ दिख रहा था। उसने निगल लिया, फिर भी मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हो सकता है कि उसका शरीर उतना सुडौल न हो, लेकिन मुझे नहीं पता, उसकी मौजूदगी ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे उसके होने पर परछाइयां गहरी हो जाती हैं और कमरे का तापमान कुछ डिग्री कम हो जाता है। क्या यही स्लीपर और मास्टर के बीच का अंतर था? लेकिन ये सारे विचार महज अपरिहार्य को टालने की उसकी कोशिशें थीं। सन्नी पहले से ही जानता था कि उसका सामना एक बेहद मुश्किल दौर से गुजरने वाला है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता था, और ये सभी उत्साहित युवक, चाहे उन्होंने कैसे भी कपड़े पहने हो, लिंग के हो या उनका रूप रंग कैसा भी हो, एक ही काम करना चाहते थे, बात करना। उनमें से हर कोई अपने साथी स्लीपर से बात करना चाहता था। वे अपने बुरे सपनों, स्वप्नलोक में अपनी भविष्य की यात्रा और अन्य बातों पर चर्चा करना चाहते थे। वे सवाल पूछना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनसे सवाल पूछे जाएं। वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते थे या बस यूं ही फालतू की बातें करना चाहते थे। हर कोई साझा करना चाहता था। ये तो एक बुरा सपना है। सन्नी घबराई हुई और डरी हुई सी बोली, मेरा तो काम तमाम हो गया। फिर दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने दांत भींचे और धीरे धीरे सांस छोड़ी। इसे अपनी परीक्षा की निरंतरता के रूप में सोचें। आप काली पहाड़ी से बच गए, इसलिए आप इससे भी बच सकते हैं। वो नायकों, खलनायकों, राक्षसों और यहां तक कि देवताओं का भी सामना कर चुका था। क्या वो किशोरों के एक समूह से डरने वाला था?
हो सकता है कि उसने किशोरों के खतरनाक होने के खतरे को कम आंका हो। आधे घंटे के भीतर ही कमरे में मौजूद लगभग हर कोई उससे नफरत करने लगा था। कुछ ही मुलाकातों के बाद सनी की छवि एक बदतमीज, गंदी जबान वाले और विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति के रूप में बन गई। ये छवि जल्दी ही और पक्की हो गई। उसे कई बार थप्पड़ पड़े और एक बार तो घूंसा भी मारा गया। उसे अपने असली स्वरूप के बारे में कुछ नई बातें भी पता चली, जैसे कि अंदर ही अंदर वो असभ्य, अहंकारी और कुछ हद तक कामुक भी था। बातचीत कुछ इस प्रकार हुई। इन सभी युवाओं को देखो। आपके विचार से स्वप्नलोक से कितने लोग लौटेंगे? कितने लोग मरेंगे? हमारे जीवित रहने की संभावना कितनी है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जैसे घमंडी मूर्ख की मौत सबसे पहले होगी। या मुझे अपने बुरे सपने में कवच जैसी एक स्मृति भी मिली। यह एक जादुई चोला है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? दरअसल मैं आपको बिना वस्त्र के देखना पसंद करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। या फिर उन नीच लोगों ने शवों को लूटना शुरू कर दिया। ये घिनौना था। उन्होंने तो उनके जूते तक ले लिए। भला कौन सा नीच व्यक्ति मरे हुए आदमी के जूते चुराएगा? मैंने एक बार एक आदमी को मार डाला और उसके जूते ले लिए। वे अच्छे जूते थे। क्या तुमने सिर्फ एक जोड़ी जूतों के लिए किसी को मार डाला? बिल्कुल नहीं। इसके और भी कारण थे। मैंने उसका लबादा भी ले लिया था। एक बार फिर समाज से बहिष्कृत होकर सनी अंततः अकेला रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे लोग उससे दूर भाग रहे हों। बेपरवाह होकर उसने एक शांत कोना ढूंढा और वहीं खड़ा हो गया। इस बात से खुश था कि अब कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पर दर्द था और नाक से खून बह रहा था। किसी समूह से बहिष्कृत होना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बात उसे चुभ रही थी। हालांकि वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि स्लीपर्स के पूरे समूह को अपने खिलाफ करने की प्रक्रिया में सनी ने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया था। उसने अपनी कमी को नियंत्रित करना सीख लिया। एक बार सवाल पूछे जाने पर वो चुप नहीं रह सकता था। वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। हालांकि कई प्रयोगों के बाद सनी को पता चला कि थोड़े से अभ्यास से वो सच्चाई के सामने आने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। बात कुछ इस तरह थी, कोई सवाल मिलने पर उसका दिमाग अपने आप ही एक सच्चा जवाब दे देता था। उसके बाद वो खामी उसे मजबूर कर देती थी कि वह जवाब जोर से बोले। अगर वो बोलने से इनकार करता तो दबाव बढ़ने लगता, फिर असहनीय दर्द होता। जितना ज्यादा वो चुप रहता, दर्द उतना ही बढ़ता जाता। आखिरकार उसे हार मानकर सच बोलना ही पड़ता। हालांकि सवाल मिलने और दर्द के आगे हार मानने के बीच के इन पलों में जवाब के शब्दों को बदला जा सकता था। जितना ज्यादा ये शुरुआती विचार से भटकता, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। एक बार फिर दबाव के रूप में और फिर दर्द के रूप में। ये सच होना ही था, लेकिन इतना कठोर होना जरूरी नहीं था। उदाहरण के लिए, अगर मास्टर जेट उसे फिर से घूरते हुए पकड़ लेता और पूछता कि वह क्या देख रहा है, तो शर्मिंदा होने के बजाय सनी थोड़ा दर्द सहकर बस इतना कह देता, तुम। ये बात तब भी सच ही रहेगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग होगा। कोने में छिपा हुआ सनी स्लीपर्स को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। पब फ्यूचर एड्स, यह अच्छा है। ये बहुत बढ़िया है। यह ऐसी चीज है जिस पर मैं काम कर सकता हूँ। आखिरकार किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए झूठ बोलना जरूरी नहीं था। कभी कभी सच्चाई ही छल रचने का सबसे अच्छा जरिया होती थी। तारांकन, अगर किसी खास तरह की धूर्त बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो सच भी झूठ की तरह ही भ्रामक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपनी पिछली बातचीत में से एक में सनी ने कबूल किया था कि उसने एक बार एक मरे हुए आदमी के जूते चुरा लिए थे। दूसरा आदमी यह सुनकर हैरान रह गया और उसने पूछा कि क्या उसने सचमुच सिर्फ एक जोड़ी जूतों के लिए किसी की हत्या कर दी थी। दोष के दबाव में आकर उसने जवाब दिया कि इसके पीछे कुछ और कारण थे और उसने उस आदमी का लबादा भी ले लिया था। उस अनुभवी दास व्यापारी को मारने का असली कारण ये था कि उसने कुछ घंटे पहले सन्नी को कोड़े मारे थे। इसके अलावा वह पहले से ही मरणासन था। लबादे का हत्या से कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि जवाब के शब्दों से ऐसा आभास हुआ कि हत्या का सीधा संबंध था। इस प्रकार दो सत्य कथनों को एक साथ रखने पर झूठ के समान प्रभाव उत्पन्न होता है। यह महज एक सरल उदाहरण था। बहुत मेहनत और गहन चिंतन से सनी अन्य प्रकार के छल कपट वाले सत्य गढ़ सकती थी। ये बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होने वाला था, लेकिन संभव था। उसे बस थोड़ी सी किस्मत की जरूरत थी। अब उनके सिद्धांत को व्यवहार में लाने का समय आ गया था। सनी अपने मुख्य लक्ष्य को नहीं भूला था, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी कभी उसका असली नाम न जान पाए। इसे हासिल करने के लिए उसे ये छवि बनानी थी कि वह इस पूरी इमारत में सबसे दयनीय और कमजोर व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिसे कभी कोई सकारात्मक प्रशंसा नहीं मिलेगी। दिव्य शक्ति और असली नाम तो दूर की बात है। हालांकि चूंकि यह झूठ होगा, इसलिए वो सीधे जाकर यह बात नहीं कह सकता था। तो वो सबको कैसे यकीन दिलाता कि उसके पास निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली पहलू नहीं है और जादू के साथ उसका कोई प्रभावशाली रिकॉर्ड नहीं है?
उसकी नज़र स्लीपर्स के एक खास समूह पर पड़ी। उनमें से 5 या 6 लोग एक लंबे, आत्मविश्वासी युवक के चारों ओर जमा थे। उस युवक के भूरे बाल थे और उसका चेहरा सौम्य और आकर्षक था। उसकी हरी आंखें दोस्ताना हास्य की झलक लिए हुए थीं। उसकी मुद्रा, कदकाठी और ध्यानमग्न निगाहें किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाती थीं जिसने गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। उस युवक का हर पहलू कुलीनता और शक्ति का प्रतीक था। ठीक उसी क्षण उनके साथियों में से एक ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, उत्थानित, आपको एक उन्नत पहलू प्राप्त हुआ है। आपका मूल्यांकन क्या था? युवक ने विनम्रता से मुस्कुराया, ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया था। सनी अचानक ही समूह के सामने रुक गया। युवक का जवाब सुनकर उसने भौहें चढ़ाई और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। फिर घोर हैरानी से भरी आवाज में सनी ने कहा, उत्कृष्टता प्राप्त कर ली। बस इतना ही? इसमें बड़ी बात क्या है?